खुशबू, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप बॉम्बे से स्पेशली यहाँ आई हैं हमारे ये कंटेंट पीस बनाने। और हमारा मन तो था कि हम पंजाबी में करें आपके साथ ये वीडियो, पर मुझे तो पंजाबी आती नहीं है। पूरा दिन हमने लगा दिया पर आप सीख नहीं पाई। हाँ करेक्ट। एक दो वर्ड सीख ली। चंगा माड़ा मोटर दे मोटर ते। मोटर ते अभी माड़ा। क्या मोटर ते, इसका मतलब क्या होता है? आई डोंट नो। सर्टिफाइड इंटीमेसी कोच आप हैं। सो अगर आम भाषा में बोलें तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि एक इंटीमेसी कोच आखिरकार करता क्या, उसका काम क्या होता है? तो मैं एक सेक्स एजुकेटर हूँ और एक इंटीमेसी कोच हूँ। सेक्स एजुकेटर का काम होता है कि सेक्स के बारे में जो भी मिथ्स है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है स्पेशली इंडिया में, उसे बस्ट करना, लोगों को उसके बारे में एजुकेशन देना। और साथ ही साथ इंटीमेसी कोच का काम होता है कि एक इंडिविजुअल को या एक कपल के कनेक्शन को बेहतर करना, अब वो भले ही इमोशनल कनेक्शन हो या फिज़िकल कनेक्शन हो। तो बेसिकली हमारा काम होता है कि एक फुलफिलिंग लव लाइफ क्रिएट करना उनके लिए, और छोटी मोटी टिप्स से टेक्निक से उनको हेल्प करना। तो एक इंडिविजुअल की सेक्स लाइफ या फिजिकल इंटीमेसी की हम बात करते हैं, जी। तो वो एक आइडियल एज क्या है जिसमें एक बंदे को या एक बंदी को फिजिकली इंटीमेट होना चाहिए किसी के भी साथ? मतलब एक वो मिनिमम, वो बार कौन सा है कि उससे कम एज तो नहीं होनी चाहिए? अगर मैं लीगली बात करूँ तो हर देश का अलग अलग एज ग्रुप है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो 16 है। अगर मैं कनाडा की बात करूँ 16 है। यूके का भी 16 एंड 17 ईयर्स ओल्ड है। इंडिया का है 18 एंड अबव है। ओके। सबका बार डिफरेंट है एज ग्रुप का। पर क्या हो जाता है कि अगर हम इस एज में आते हैं इंडिया के हिसाब से, अगर मैं 18 ईयर्स ओल्ड हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इमीडिएटली सेक्सुअली इनग्रॉस्ड होना है या सेक्सुअल एक्टिविटी करना है, या आपके फ्रेंड्स ने आपको प्रेशराइज़ किया है या हमेशा से बोलते आए हैं इसलिए उसमें जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहले खुद को पूछो कि क्या मैं रेडी हूँ इमोशनली, फिज़िकली, और जिसके साथ मुझे सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होना है, क्या वो पर्सन सही है, क्या हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट शेयर करते हैं एक दूसरे के लिए, और क्या कंसेंट है दोनों का। 18 हो या 20 हो या 25 हो, क्या आपका कंसेंट है कि आपको सेक्स करना है या नहीं करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हर देश के हिसाब से अलग अलग होता है। पर आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोग 18 से पहले भी, मतलब हमारे टाइम में अगर हम आज से 5-7 साल पहले देखें तो शायद वो एज 18 के बाद आती थी, पर आजकल तो 18 से बहुत पहले ही आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास इसका डेटा नहीं है। ओके। अब बस इतना हो रहा है कि लोग खुलकर चीज़ें कर पा रहे हैं। पहले हमें पता नहीं होता है कि क्या पता शायद 18 बिलो भी लोग करते होंगे, पर अब हम वो देख पाते हैं। अब हमारे पास सोशल मीडिया है, हम वीडियोस देख पाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिबल है अभी, इसलिए। पर ये है कि हाँ, लोग प्रैक्टिस करते हैं बिलो 18 इंडिया में, बट आई वुड रियली सजेस्ट कि स्टिक टू बीइंग 18 और देखो कि क्या मैं रेडी हूँ सेक्स तो करने आपकी के बॉडी लिए। भी फिजिकली रेडी होनी चाहिए उसके लिए। सो बिल्कुल। 18 से पहले वो नहीं होती है? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। प्यूबर्टी का एक एज होता है, जैसे कि पहले प्यूबर्टी थोड़ा सा लेट हिट होता था, पर अब वो जल्दी होता है। अब हर चीज़ थोड़ा सा एज ग्रुप शिफ्ट हो गया है। प्यूबर्टी की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली जैसे कि मेल में उनके दोनों में, मेल और फीमेल में हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। जैसे कि मेन का ऐसा होगा कि पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, या जेनिटल हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, बॉडी पे हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और इरिटेशन फील होगा, एक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन फील होगा लड़कों के ऑपोजिट जेंडर के टूवर्ड्स या सिमिलर जेंडर के टूवर्ड्स। फीमेल्स में भी ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंज की वजह से उनके ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, वो ग्रो हो जाते हैं, अगेन जेनिटल हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और फिर इसके बाद आई थिंक 18 इज़ अ गुड एज, 18 to 20 इज़ अ गुड एज टू एक्सप्लोर, क्योंकि तब तक फिर बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं, और उसके पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी चल जाती है कि ये सब हो रहा है अब मेरे साथ। क्योंकि पहले हमें समझ नहीं आता था, पहले लोगों को तो पीरियड्स के बारे में तब तक पता नहीं होता था जब तक उसको आ नहीं जाए, पर अब हमें पहले ही पता होता है कि ऐसा सारी चीज़ें हैं।
अट्रैक्शन हो रहा है मुझे किसी के पर towards। बहुत सारे लोग, जैसे आप बोल रहे हो कि जब बॉडी में सडनली चेंजेस आते हैं और अवेयरनेस अब उतनी नहीं होती है यंगस्टर्स है। में भी, पर अभी भी देयर इज अ सेक्शन ऑफ Yes. पीपल जहाँ नहीं है, Yes. तो वो उस टाइम पे ही एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, देयर सडनली मतलब उनकी बॉडी पूरी तरह से चेंज हो गई है, नाउ दे वांट टू एक्सप्लोर। सो मुझे लगता है कि ये पीयर प्रेशर की वजह से होता है, पॉर्न देखने की वजह से भी होता है। तो मेरा एडवाइस उनके लिए यही रहेगा कि इवन दो अभी आपका प्यूबर्टी हिट हुआ है या अभी आपको एक्सप्लोर करना है या मास्टरबेट भी करना है, लड़के जैसे कि इवेंचुअली जल्दी स्टार्ट कर देते हैं मास्टरबेट करना, एक दूसरे में स्कूल में बात करेंगे और घर जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसा ही होता है ना लड़कों का, राइट? तो फिर वो सब करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तो एजुकेशन हर जगह अवेलेबल है, तो थोड़ा सा उसको देखिए, समझिए, खुद को समझिए और फिर इसमें इंडल्ज होने की कोशिश कीजिए। हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी पड़ी है सेक्स करने के लिए। वो तो बस एक स्टार्टिंग एज है आपका, उसके बाद तो आप धीरे धीरे पता कर ही सकते हो कि क्या है क्या नहीं, पर उस दौरान मत कीजिए। इनफैक्ट 18 to 20 ईयर्स इज़ अ वेरी गुड नंबर। सो जब हम किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं और वी गेट फिजिकली इंटीमेट विद समवन, तो जब पहली बार आप करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उस टाइम आ सकती हैं? ओके, मैं स्टार्ट करूँगी ये बोलने से कि पहली बार जब सेक्स करते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा कौन होगा यहाँ पे या इस रूम में, सब नर्वस हो जाते हैं पहले टाइम में, बहुत ज़्यादा नर्वस। इनफैक्ट मैं किसी को जानती भी हूँ जिन्होंने मुझे बताया था उनकी ये स्टोरी कि एक कपल है, वो लोग फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहे थे, बिल्कुल उनका पहली बार था, उनके पहले उन्होंने सिर्फ नॉर्मल किस या स्मूच किया था, उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया था। पर पहली बार एक्साइटमेंट तो बहुत था, पर वो थोड़े से नर्वस थे, और जो मेल पार्टनर था वो इतना नर्वस था कि उसे इरेक्शन ही नहीं हुआ उस चक्कर में, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो उन लोगों को लगा कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, पर फिर उन्होंने क्या किया, बैठ के बात की, और फिर उस लड़की को भी समझा कि ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया है, और जब स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हो गए तो इरेक्शन वैसे भी नहीं होगा। और फिर जब उन्होंने अगली बार ट्राई किया तो उनका बहुत अच्छा हुआ पूरा। फर्स्ट टाइम हमेशा अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, शायद आपको इरेक्शन हो ही नहीं प्रेशर के चक्कर में। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि सेक्स करने से पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हर चीज़ आपको इमीडिएटली करने की ज़रूरत नहीं है। उनके नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, बाउंड्रीज़ क्या है, आपको क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। आपने एक्सप्लोर नहीं किया तो थोड़े बहुत 2-3 चीज़ें पेपर पे लिख लो या एक दूसरे से बात कर लो, और फिर इस एक्टिविटी में आप इंडल्ज हो जाओ। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्डम यूज़ करो। कॉन्डम यूज़ करने की बातें देश भर में हर जगह होती है, पर लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं है कॉन्डम। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कि विदाउट कॉन्डम ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, और कॉन्डम एक बैरियर है कि उससे प्लेजर नहीं मिलेगा उस चीज़ के वजह से। पर इसमें कोई रियलिटी है? देखो, कॉन्डम की वजह से 2 चीज़ें हो सकती है। 1 कि हाँ, अभी हमने आंखों से तो मैंने देख लिया ना कि मैं कॉन्डम यूज़ कर रहा हूँ, तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑलरेडी आ गया कि मुझे ये प्लेजर नहीं देगा। दूसरी चीज़, कॉन्डम का ये भी प्लस पॉइंट है कि अगर आप कॉन्डम यूज़ करोगे तो आपका जो सेक्स टाइमिंग है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम कर देता है, विच इज़ अ गुड थिंग। पर अगर आप कॉन्डम ऑफन यूज़ करोगे तो वो बैरियर भी दिमाग से हट जाएगा कि अच्छा, मैंने अभी कॉन्डम पहना है तो अभी मैं सेक्स करूँगा तो मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो फीलिंग भी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे कॉन्डम यूज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि दोनों लोगों ने कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। आई मीन फर्स्ट टाइमर्स ने, या मतलब कभी भी आप सेक्स कर रहे हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना ही सही है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे प्लान कर रहे हो, तब अलग बात है। तो कॉन्डम यूज़ करो। और ये भी देखो, आजकल स्पेशली ये भी जानना ज़रूरी है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अभी फर्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है कि 18 हो, 20 हो, 25 हो, 30 भी हो सकता है, पर आप में कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करो एक दूसरे से। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है बिल्कुल। पर आई डोंट थिंक कि आज की डेट में लोग करते हैं। आजकल मुझे लगता है कभी भी बात नहीं की है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ऐसी चीज़ है कि जो बहुत तेज़ी से फैलती है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्हें है, बिकॉज दे डोंट गेट टेस्टेड ऑल्सो। हाँ मतलब नॉर्मल बेसिस पे देखो ना, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर के पास जल्दी जाते नहीं है। अब जाके ऐसा हुआ है कि अब वो रीच आउट करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर को। पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज़ होना इज़ अ डेंजरस थिंग, ये लोगों को अभी भी पता नहीं है। मतलब अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है लोगों के,
और अगर वो बिना कॉन्डम के सेक्स कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही बात नहीं है, हार्मफुल चीज़ है, क्योंकि कोई क्या इन्फेक्शन कैरी कर रहा है मुझे नहीं पता। तो इसीलिए ये करना ज़रूरी है कि आप उनकी हिस्ट्री लीजिए, पूछिए, कॉन्डम का यूज़ कीजिए, क्योंकि कॉन्डम सिर्फ प्रेगनेंसी से ही नहीं बचाता है, कॉन्डम STI से भी बचाएगा। STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जब हम एक ही पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं बार बार, सो दे डोंट यूज़ द कॉन्डम, बट जब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं तब वो यूज़ करते हैं। मल्टीपल के साथ भी यूज़ करो, और प्रेगनेंसी आपको नहीं चाहिए तब भी आप यूज़ करो। और यूज़ करने से पहले अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं या आपने किसी और के साथ सेक्स किया है तो गेट टेस्टेड, देखो कि दोनों क्लियर है, एंड देन यू डू इट। अगर आप बेबीज़ प्लान कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कॉन्डम यूज़ करो। इसका इम्पोर्टेंस लोगों में समझना ज़रूरी है। ये बोलने के बाद भी शायद चेंजेस नहीं आएंगे, पर मेरा कहना ये है कि यूज़ कॉन्डम्स। सो आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं जो अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, या जो भी है उनकी लाइफ में, उनकी सेक्स लाइफ में चल रहा है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो एक जो जनरल फीलिंग क्या आती है फर्स्ट टाइम करने के बाद, एक जो जनरल जो आप लोगों से सुनते हैं? मैंने तो लोगों से, सबका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कभी किसी को अच्छा लगता है, कभी किसी को समझ नहीं आता है कि क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। और कभी कभी किसी लोगों में एक अजीब सा गिल्ट और शेम होता है कि ओ शिट, मैंने तो सेक्स कर लिया, क्या मैंने ठीक किया या मैंने बुरा किया, ये सही था या गलत था। वो उनमें वो गिल्ट आ जाता है, और ये आना भी बिल्कुल नेचुरल है। कोई क्योंकि क्या है कि हमें सोसाइटी में सेक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमें हमेशा से उस चीज़ों के बारे में गलत बताया गया है कि ये बहुत बेकार चीज़ है, या ये आपने पहले कभी करना नहीं चाहिए, शादी के बाद ही करना चाहिए। ये आई थिंक ये पर्सनल चॉइस है, शायद ये लोगों को पसंद नहीं आया कि मैंने ये स्टेटमेंट दिया है, पर टेक्निकली स्पीकिंग आपने कितने लोगों को ऐसे देखा है जिन्होंने सिर्फ शादी के बाद ही सेक्स किया और पहले नहीं? मैंने अपने लाइफ में एक ही पर्सन को देखा है। पर वो भी उसने आपको बताया होगा ना कि हाँ, कि मैं अब तक वर्जिन हूँ। पर आप वो स्टेटमेंट बाय नहीं कर सकते ना। बाय एज इन क्या पता उन्होंने आपको सच ना बताया हो। हाउ आर यू सो श्योर कि उन्होंने सच ही बताया? हाँ, वो भी पता नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपनी अच्छी पिक्चर ही पेंट करता है ना दूसरे वाले के सामने। हाँ, पर इन मोस्ट केसेस जितने मुझे पता है कि शायद ही शादी के बाद किसी ने पहली बार किया हो सेक्स, उसके पहले लोग करते हैं। तो जनरल फीलिंग ये होती है कि सेक्स के बारे में क्योंकि ऐसे बताया गया है तो वो नेगेटिव थॉट आ जाता है कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, क्योंकि सेक्स को एज ए सिन भी माना जाता है कि आपने पाप कर दिया। तो जब वो दिमाग में आपके फीड है कि अच्छा मैंने कुछ सही नहीं किया है, तो जब आप फर्स्ट टाइम करके बाद में आपको एक अजीब सा फीलिंग आएगा, आपको गिल्ट होगा, शेम होगा कि मैंने कुछ सही नहीं किया है अपने साथ, तो वो वैसा हो सकता है। पर मेरा एडवाइस सबके लिए यही रहेगा कि सेक्स ये एक बहुत नेचुरल पार्ट है हमारे लाइफ का। इस रूम में अभी जितने भी लोग हैं, हम सब में क्या कॉमन है? सेक्स। हम यहाँ कैसे आए हैं? सेक्स के वजह से। हम यहाँ पे आए हैं प्रोक्रिएशन के वजह से। तो ये एक बहुत नेचुरल चीज़ है और इसे आप उस तरीके से ही देखिए। आपको आपके सर में प्रेशर डाल के अपने आप को ना स्ट्रेस में मत लेके जाइए। बी ओके अबाउट इट। एक जनरल परसेप्शन ये भी है कि जो लड़कियों की सेक्स ड्राइव होती है ना, वो लड़कों से बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा माना जाता है। कितना सच है इस बात में? मतलब अगर हम देसी भाषा में बोले तो ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों में ज़्यादा आग होती है। लाइक ऐसा है या ऐसा सुना है हमने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं। ये बहुत बहुत बड़ा मिथ है। सेक्स ड्राइव जेंडरलेस है, इसका कोई जेंडर नहीं है। हाँ, कि सबके लिए ये डिफरेंट हो सकता है और सेक्स ड्राइव डिपेंड करता है आपके अपब्रिंगिंग पे, एनवायरनमेंट पे, आपका करंट सिचुएशन क्या है उस पे, आपके सेल्फ बिलीफ पे कि आप सेक्स को कैसे देखते हो। इन सब चीज़ों से ये, और आपका ऑब्वियसली लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। आप कितने हेल्दी हो, नहीं हो, आपके स्ट्रेस लेवल्स क्या है, आपके एंजाइटी लेवल क्या है, इन सब चीज़ों से सेक्स ड्राइव ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये, हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये जेंडरलेस है। पर एक चीज़ है कि जब सेक्स करते हैं और जब इजैकुलेट करता है एक आदमी या दोनों पार्टनर, तो मेन का सेक्सुअल हाई बहुत इंटेंस होता है ऑर्गेज़म के वक्त। आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू मीन व्हेन यू से दिस, कि उनका इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, तो वो क्विकली ऑर्गेज़म कर देते हैं। इट्स लाइक अ फायर। और एक बार ऑर्गेज़म होने के बाद फिर उन्हें लगता है कि ठीक है, बस हो गया, अब थोड़ा सा मुझे अकेला छोड़ दो। पर लड़कियों का ऐसा नहीं होता है। उनका ऐसा होता है कि
लड़कियां मल्टीपल ऑर्गेजम अचीव कर सकती है बार बार अगर चाहे तो। Okay. पर वो अगेन डिपेंड करता है कि उनकी सोच क्या है सेक्स को लेके। अगर वो थोड़े से ओपन है एंड वो अपने आप को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, देन विमेन में ये है कि वो मल्टीपल ऑर्गेजम कर सकते हैं बार बार। पर मेन को अगर मल्टीपल ऑर्गेजम अचीव करना है तो उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं एजिंग। पर लड़कियों का ऐसा नहीं है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर एक लड़का सेक्सुअली सेटिस्फाइड कम्प्लीटली है, पूरा एक्ट हो चुका है, आपने इजैकुलेट कर लिया है, पर अगर आपकी फीमेल अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके ऊपर ध्यान दो और उसे और सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, क्योंकि आप दोनों का सेक्सुअल हाई उस टाइम पे डिफरेंट होता है। ये मैंने पहले भी कहा था कि, और मैं इसे रिपीट करूँगी वापस, कि मेन का एक कपूर की तरह होता है, इंटेंस लाइक अ फायर, और कपूर बुझ जाता है तो फुस, आई एम डन। पर लड़कियों का एक उबलते हुए पानी की तरह होता है कि धीरे 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 टाइम लगेगा, इसलिए फोरप्ले बहुत ज़रूरी है। और एक पीक पे पहुंचेगा और वो धीरे 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 कम होने में भी टाइम लगेगा। तो आपने जो सेक्स ड्राइव बोला वो इससे अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो लड़का जल्दी ठंडा हो जाता है और लड़की को टाइम लगता है। हाँ, और अगर लड़की भी चाहते हैं कि उनका भी वो मल्टीपल ऑर्गेजम अचीव करे तो वो कर सकते हैं, बट दैट विल कम विद प्रैक्टिस एंड जैसे कि मैंने कहा एजिंग से। और लड़कियों का तो नेचुरली होता है, बट दे शुड बी ओपन अबाउट इट। अगर उनकी थिंकिंग वैसी नहीं है तो फिर वो डिफिकल्टी हो जाएगी। और एक और मिथ है अबाउट गर्ल्स कि लड़कियां कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करती है। मतलब अगर किसी लड़की को कोई लड़का अच्छा लगता है तो वो कभी भी खुद जाके अप्रोच नहीं करेगी, लड़के को ही करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लड़कियां ज़्यादा करके ये चीज़ नहीं करती है, या मैंने भी पहले कभी ऐसे नहीं किया हुआ है, ये सोच के कि मुझे सामने वाला लड़का बहुत ग्रांटेड ले लेगा या मुझे सीरियसली नहीं लेगा, या वो बोलेगा कि शायद ये अवेलेबल, और हाँ, वो उस तरीके की टर्म्स यूज करते हैं। करेक्ट, कि यार ये लड़की बहुत इजी गोइंग है, आसानी से मिल जाएगी। उस चक्कर में लड़कियां फर्स्ट मूव नहीं करती है। एट द सेम टाइम हमें पहले से ऐसे बताया गया है ना कि लड़कियों ने ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, आपका नाम खराब हो जाएगा, या आप एक अच्छी लड़की नहीं हो अगर आप किसी के साथ इन सब चीज़ों में इंडल्ज हो रही हो। तो वो कैसे जाके पहले मूव करेगी? उससे तो इसके दिमाग में थॉट यही आएगा कि यार मैं जाके पहले कैसे करूँ, वरना ये मुझे जज कर लेगा। इनफैक्ट ऐसा एक केस भी था जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उसने जब फर्स्ट मूव किया था, या फर्स्ट ये मैं सेक्सुअली बात कर रही हूँ, नॉट अबाउट मीटिंग अ पर्सन। सेक्सुअली जब उसने पहले मूव करने की कोशिश की थी तो उसके पार्टनर से उसे पता है क्या रिव्यू सुनने में मिला? हाँ, क्या सुनने में मिला कि अच्छा, मतलब तुम्हारा पहला कहीं पे चक्कर चल चुका है और तुम एक्सपीरियंस्ड हो। तो जब ऐसे स्टेटमेंट होंगे तो हम कैसे फर्स्ट मूव करने में बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि जो कर रहे हैं उनको ये जजमेंट पास हो रहा है। इस चक्कर में वो स्टेप बैक ले लेते हैं। सो लड़कियां उतना नहीं खुल सकती हैं, एक परसेप्शन। हाँ, पर अगर कुछ लड़कियां तो बहुत बिंदास होती है, ऐसा नहीं है, पर इस चक्कर में बहुत सारी लड़कियां फर्स्ट मूव नहीं कर पाती है। वैसे व्हाट इज योर थिंकिंग कि लड़कियों को करना चाहिए फर्स्ट मूव? मुझे लगता है अगर आपको कोई जेन्युइनली पसंद है तो बिल्कुल आप जाके उनको ये बताइए ये चीज़। और फर्स्ट मूव अगर आपको सेक्सुअली भी करना है, अगर आप कंफर्टेबल हो आपके पार्टनर के साथ, देन डू इट। ऐसा उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि लड़कों ने जाके पहले करना चाहिए और तुमने नहीं करना चाहिए। इफ़ यू फील लाइक देन डू इट, बट एक्सपेक्टेशंस कम रखो, क्योंकि फिर आपको हर्ट होगा। तो ये उन्हें अप्रोच करो विदाउट एक्सपेक्टेशंस कि ठीक है ऐसा हुआ तो सही है, ऐसा नहीं भी हुआ तो भी सही है, ऐसा। और जब हम लड़कियों की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो जो बॉडी इश्यूज हैं, बॉडी इनसिक्योरिटी भी लड़कियों में ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेन। इसका एक कारण हम कह सकते हैं, मतलब पंजाब का एक एग्जांपल है। पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी, कुल्लड़ पिज़्ज़ा, एक कपल था जिनकी एक प्राइवेट वीडियो वायरल होगी वेयर दे वर हैविंग द एक्ट ऑफ इंटरकोर्स। तो उसमें उस वीडियो के अगर आप कमेंट, मतलब जब व्हेन दैट वीडियो वेंट वायरल और वो सोशल मीडिया पर उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई, आई थिंक वो नेशनल हेडलाइन बन गई थी, बड़े बड़े पेपर्स में उस वीडियो के बारे में छपा। तो वहाँ पे जो एक जनरल कमेंट था ज़्यादातर लोगों का, वो यही था कि मतलब मैं उस तरीके की लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता हूँ जो उन लोगों ने बोला, बट एक जो मेजॉरिटी का जो एक कमेंट था वो यही था कि ऊपर से रशियन लग रही थी और अंदर से अफ्रीकन। सो दिस इज़ व्हाट द काइंड ऑफ लैंग्वेज जो उन लोगों ने यूज़ करी। सो दिस इज सो बैड व्हेन दे कमेंटेड ऑन द कलर ऑफ हर जेनिटल्स। सो
व्हाई इज इट सो? ये बहुत ये अच्छी चीज़ नहीं है। आई मीन आप आपके जेनिटल्स के बारे, एक लड़की के जेनिटल्स के बारे में कमेंट करते हैं मेन या कोई और, आपने आपके खुद के जेनिटल्स के कलर देखे, क्या दिख रहा है आपको, पिंक या वाइट? तो आप किस बेसिस पे किसी लड़की को ये बोल रहे हो कि उसका ब्लैक है, डार्क है या क्या है? और दूसरी चीज़, हम इंडियन हैं, हम लोग फॉरेनर्स नहीं है कि हमारे जेनिटल्स बिल्कुल शुभ्र वाइट टूथपेस्ट की तरह लगेंगे या बिल्कुल पिंक होंगे जो हम पॉर्न में देखते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारा स्किन कलर डस्की है या कोई और इंडियन है जो जिसका स्किन कलर फेयर है, फिर भी उसके जेनिटल्स कंपैरेटिवली डार्क रहेंगी, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। और पॉर्न में अगर हम देखते हैं ये चीज़ से, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस हमारा पॉर्न से आता है, और ये भी सोचते हैं होंगे शायद इस कमेंट के थ्रू, जो मैं समझ पा रही हूँ कि अच्छा मतलब लड़की का अगर फेस कलर सफ़ेद है, अगर वो फेयर है, मतलब जेनिटल्स भी वाइट रहेंगे। नो, ये बहुत बड़ा मिथ है। और पॉर्न के थ्रू अगर आप ये आइडिया ले रहे हो तो लेट मी टेल यू कि पॉर्न स्टार्स को बहुत सारे प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है। वो ब्लीचिंग करवाते हैं, वाइटनिंग करवाते हैं, ऑपरेशंस करवाते हैं। मतलब उनकी लाइफ, आपको लगता होगा देखने में कि यार ये तो पॉर्न स्टार है, इसके तो फिगर बहुत अच्छी है, या इसका तो पीनस बहुत बड़ा है, या इसके बस्ट बहुत बड़े हैं, एस बहुत बड़ा है, पर उन्होंने वो सब कुछ चीज़ें आर्टिफिशियली करवाया है क्योंकि वो उनका जॉब है। ओके। हाँ, रियल लाइफ में अगर मैं किसी और को देखूँ तो वो आपको नहीं मिलने वाला है उनसे। ये पॉर्न के थ्रू आपकी थिंकिंग आती है, पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज़ ये भी मुझे लगती है कि लड़कियों को, यार मेरे फ्रेंड्स को या मुझे भी बचपन में हमेशा किसी ना किसी के साथ कंपेयर किया गया है कि वो बेटर है, तुम्हारे बाल ऐसे क्यों नहीं है, तुम ठीक से चलो, तुम फेयर क्यों नहीं हो, तुम चंदन लगा लो, तुम हल्दी लगा लो, या तुम ठीक से बैठो। इन चीज़ का कंपैरिजन हमेशा किया गया है। और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तो अलग लेवल पे रखे गए हैं कि अगर आप लीन हो और आर ग्लास आपका फिगर है तब आप टिक मार्क हो जाओगे कि यू आर ब्यूटीफुल। पर अगर कोई डस्की है और उनका फिगर सही नहीं है तो यार उनका क्रॉस हो जाएगा कि वो उनका सही नहीं है। इस चक्कर में लड़कियों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है अपने बॉडी के बारे में कि मैं सही नहीं हूँ या मेरा वेट ज़्यादा है। इनफैक्ट मुझे किसी ने बताया था कि वो जब सेक्सुअली एक्टिव होते हैं अपने पार्टनर के साथ, इंटरकोर्स करते हैं या इस एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, तो वो अपने जेनिटल के कलर को लेके इतनी कॉन्शियस थी कि वो हाथ रख के सेक्स करती थी अपने पार्टनर के साथ। उन्होंने मुझे बताया था, या तो वो दुपट्टा रख के उनके जेनिटल्स के ऊपर करते थे कि वो इतने उस चीज़ को लेके उन इनसिक्योरिटी थी उनके माइंड में। तो ये इन सारी चीज़ों से आता है। पर मेरा कहना यही है कि अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो, पहली चीज़ तो। और जो आप टीवी में देखते हो या आप सेलिब्रिटीज़ को भी देखते हो, वो कितने चेंजेस करवाते हैं अपने आप में ताकि वो खूबसूरत लगे, क्योंकि वो उनका जॉब है अच्छा दिखना। पर हम अपने रियल लाइफ में तो तुम जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि वही मतलब सेल्फ लव भी कुछ चीज़ होती है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। पर हाँ, अगर आप सेल्फ लव के नाम पे लेज़ी बन रहे हो, आपका वेट गेन होते जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो वो गलत चीज़ हो गई। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तब वो गलत चीज़ हो गई कि आपका वेट बढ़ते जा रहा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, अपने आप को हार्म कर रहे हो इनडायरेक्टली, तब वो सही नहीं है। पर आपकी बॉडी टाइप जैसी भी है, जो भी है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स लेके आओ थ्रू एक्सरसाइज, वर्कआउट, हेल्दी ईटिंग, पानी पीना, इन सब चीज़ों से। हम पहले सेक्स ड्राइव की बात कर रहे थे। सो आप बोल रहे थे कि लाइफस्टाइल कैसा है उस पर मैटर करता है आपकी सेक्स ड्राइव। सो फिजिकल एक्टिविटी जो लोग ज़्यादा करते हैं, बीट गोइंग फॉर अ वर्कआउट या रनिंग, तो उससे बढ़ती है सेक्स ड्राइव? बढ़ती है, मतलब हाँ, सेक्स ड्राइव बेटर होती है। क्या होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा और जब ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है तो आपका इरेक्शन अच्छा होगा, आपका सेक्स ड्राइव अच्छा होगा, अराउजल आपको काफ़ी ऑफन फील होगा। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि अगर लड़के या एक फीमेल वर्कआउट करती है, उसके कुछ टाइम बाद उनको एकदम अराउज्ड फील होता है कि या इरेक्शन आ जाता है। तो वर्कआउट ये करता है आपके माइंड पे, आपके बॉडी पे ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। और एंड आपके मतलब आपके केमिकल रिलीज़ होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब केमिकल्स होते हैं, ये रिलीज़ होते हैं, जिस वजह से ये हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, इस वजह से आपको अच्छा फील होता है। और प्लस अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी, जो काम आएगी आपके सेक्सुअल पोजीशन में।
जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो या कुछ उधम मचा रहे हो बेडरूम में या सेक्स पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे काम आती है। तो इसलिए वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओवर डूइंग नहीं, किसी भी चीज़ का ओवर डू नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव अ सेट लिमिट टू इट, बट डू इट। और एक चीज़, जब आप वर्कआउट भी करते हो तो आप अच्छे दिखते हो, फिट लगते हो, और जब आप अच्छे दिखते हो तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो वो आपको हेल्प करता है। तो उससे आपकी बॉडी इनसिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं वो भी कम हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ, अगर मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं पहले ऐसी थी पर अब मुझे अच्छी दिख रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो एक बूस्ट हो जाता है आपके बॉडी में, और आप कोशिश करते हो कि आप फिट रहो। खुशबू, अभी हमने लड़कियों की बॉडी इनसिक्योरिटी की बात करी, और लड़कों की जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है वो है देयर पीनस साइज। सो लड़कियों के लिए कितना मैटर करता है लड़कों का बड़ा साइज होना? देखो, जब लड़कों को ये लगता है कि ओके साइज़ बड़ा होना चाहिए, पर फैक्ट्स ये कहते हैं कि लड़कियों को ऑर्गेज़म अचीव होता है क्लिटरल स्टिमुलेशन से और ना कि पेनिट्रेशन से। पेनिट्रेशन पीनस के थ्रू होता है, क्लिटरल स्टिमुलेशन हो सकता है फिंगर्स के थ्रू या ओरल सेक्स के थ्रू। तो साइज़ मैटर करता है, और आपका साइज़ बड़ा चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर ग्लोबली भी देखा जाए तो फिर पीनस का एवरेज साइज़ ग्लोबली बताया गया है कि 5 से 6 इंच के बीच में है, और इंडियन पीनस साइज़ की अगर बात करें तो एवरेज है 4 से 5 इंच। और बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मेरा पीनस साइज़ छोटा है और बड़ा होना चाहिए, और ये थिंकिंग आती है पॉर्न से। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि साइज़ मैटर करता है, नहीं करता है। इनफैक्ट लड़कों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। मुझे लगता है कि यंग मेन एज वेल पीनस साइज़ को कंपेयर करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, करेक्ट, कि साइज़ बड़ा है नहीं है, या कमेंट करेंगे, या एक दूसरे को पुट डाउन करेंगे, या कुछ दैट हैपन्स ना, कि कुछ और बोलने की कोशिश करेंगे। बट द फैक्ट इज पीनस साइज़ मैटर नहीं करता है। इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपकी फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, जो दूसरे एक्टिविटी के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा ओरल सेक्स के थ्रू कर सकते हैं, या आपके फिंगर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और एवरेज पीनस साइज तो 4 इंच से चालू होता है, तो ये बड़ा मिथ है। और लुक्स कितने मैटर करते हैं? मुझे ये लगता है, ये एक बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर मुझे ये लगता है कि बहुत लोगों को लुक्स मैटर करते हैं, किसी को भी अप्रोच करने से पहले, या अट्रैक्शन होने से पहले, या बात करने से पहले। पर लुक्स को देखना ये बहुत शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में मैटर करता है कि इंसान कैसा है। अगर मुझे पर्सनली भी पूछा जाए तो लुक्स मेरे लिए सेकेंडरी है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे वो इंसान ट्रीट कैसे कर रहा है। तो भले ही लोगों को अगर लुक्स मैटर करता हो, पर लुक्स आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं। आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ट्रस्ट कितना है, ये लंबे समय वाली चलने वाली चीज़ें हैं, जिससे आपका बॉन्ड बना रहेगा, ना कि आप कितने खूबसूरत दिख रहे हो। तो इनिशियली भले ही वो मैटर करे नहीं करे, इम्पॉर्टेंट है कि इंसान कैसा है। पर अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ उस सामने वाले पर्सन में सेक्सुअली इन्वॉल्व होना है, सो फिर उसके लिए तो सब कुछ, अगर सिर्फ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना है तो फिर वो लुक्स के थ्रू ही जाएंगे कि वो कितना अच्छा दिख रहा है, एंड देन उसके बेसिस पे वो लोग ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। हाँ। सो इन द सेक्स वर्ल्ड बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं, पर बहुत सारे लोगों को उनका मतलब नहीं पता है। सो हम एक एक करके उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे, और मे बी यू कैन इलेबोरेट दैम, और आप कुछ एग्जाम्पल देके अगर समझा सके हमारे व्यूअर्स को। सो जो पहला वर्ड है वो है किंक। किंक, ओके। किंक एक ऐसी एक्टिविटी है जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं सेक्सुअली। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि दो लोग मिल गए बेडरूम में, वो लोग किसिंग स्टार्ट कर दिया, ओरल प्ले कर दिया, थोड़ा सा फो प्ले कर दिया, पेनिट्रेशन कर दिया, ख़त्म। पर किंक इससे बाहर आता है, जो लोग नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किंक का एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है BDSM। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक का रोल होता है कि मैं पूरे एक्ट को डोमिनेट करूँगा, और जो सामने वाला पर्सन है वो एक सबमिसिव, एक स्लेव की तरह बिहेव करेगा। ये एक्टिविटी करने से उन्हें अराउज्ड फील होता है। तो ये है किंक। किंक कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंक, जैसे कि BDSM या रोल प्ले। और ये चीज़ नॉर्मली लोग अपने बेडरूम में नहीं करते हैं, वो एक सेट पैटर्न को फॉलो करता है। तो किंक उसके बाहर आता है, विच इज़ नॉट, आई वोंट से इट्स नॉट नॉर्मल,
बट विच इज़ नॉट मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम से अलग होता है। सो जो आपने BDSM बोला, इट्स बेसिकली कि एक पार्टनर को ही सब कुछ करना है, दूसरे को कुछ नहीं करना। नहीं, तो BDSM में ऐसा भी हो सकता है कि पहली बात तो BDSM ये पूरा एक्ट बहुत कंसेंशुअल होता है। विदाउट कंसेंट, विदाउट कम्युनिकेशन BDSM नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एज अ डोमिनेटिंग पर्सन बिहेव कर रहा है और दूसरा एज अ स्लेव। BDSM में कोई सब होते हैं, सबमिसिव, कोई डॉम होते हैं बीइंग अ डोमिनेंट पर्सन, या स्विच होते हैं। स्विच मतलब चलो एक बार अब हमने ये कर लिया, आप वाइस वर्सा करते हैं। पिछले बार अगर तुम डोमिनेटिंग थे तो इस बार मैं करूँगी और तुम स्लेव बनो। ऐसे स्विच भी होते हैं BDSM में। सो वायलेंस और इसमें वो सब चीज़ें हाँ, तो BDSM का ये भी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि BDSM में रफ सेक्स या बहुत सारी वायलेंट किसी को मारना चीज़ें आती हैं, किसी को मारने वाली चीज़ें आती है, पर वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ BDSM हो गया। BDSM उसका पार्ट है, बट दैट्स एक्सट्रीम। और BDSM सॉफ्ट भी हो सकता है, जैसे कि स्पैंक बहुत लोग करते हैं, पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो आप किसी को स्पैंक करना मतलब किसी को मार ही रहे हो, बट सॉफ्टली कर रहे हो, दैट्स अ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ BDSM। तो BDSM के साथ साथ पेन हमेशा आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत पेन इंक्लूड होता है, बट वो ऐसा पेन नहीं होता है कि आपको लग जाएगी या आपको डर लगेगा उस बात से। वो डिपेंड करता है कि आप कितना पेन चाहते हो और झेलना चाहते हो, जिसके लिए सेफ वर्ड्स भी यूज़ होते हैं BDSM में। सो जैसे फोर्स का यूज़ करना, धक्का इज़ अ वर्ड फॉर दैट। नहीं, BDSM के लिए मतलब BDSM में क्या होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे मैं बताती हूँ कि BDSM में हो सकता है कि आपने किसी को बांध दिया और फिर उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, या आपने स्पैंक कर दिया, या आपने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, या आपने आंखों पे पट्टी बांध दिया, या आपने एक चीज़ होती है गैगिंग, मतलब या आपने दुपट्टे से माउथ को बांध लिया और फिर वो एक्ट कर रहे हो, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ BDSM, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल सेट ऑफ BDSM। फिर BDSM ऐसे भी होता है कि कुछ उनके एक्सेसरीज होते हैं, वो लेके आते हैं। अब वो जैसे कि रोप हो सकता है, या वो विप हो सकता है, रस्सी, बेल्ट के साथ भी कुछ लोग बेल्ट हो सकता है। हाँ, पर यही है कि यहाँ पे सेफ वर्ड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज बेल्ट लेके आए मतलब ये नहीं कि आप मारना वगैरह स्टार्ट कर दो, नहीं, इसके पहले कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब दोनों पार्टीज की रजामंदी उसमें होती है और कितनी ही चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। वरना एक पर्सन समझेगा कि अब तो मैं इसको मारते रहो, ऐसा नहीं होता है। कितना पेन सहना है और नहीं सहना है वो पहले ही डिस्कस होता है, और इसके लिए कुछ सेफ वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे कि 3 इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ये जो बहुत बेसिक है, सबके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि रेड, येलो एंड ग्रीन। तो अगर सपोज किसी ने ग्रीन बोला BDSM के एक्टिविटी के वक्त, मतलब उनको अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू करो। किसी ने येलो बोला तो इसका मतलब है कि ठीक है, आप थोड़ा सा आराम से करो, हल्का सा मुझे पेन हो रहा है। और किसी ने रेड बोल दिया, रेड इज़ लाइक स्टॉप, तो अब बंद कर दो क्योंकि अब एक्टिविटी ज़्यादा पेनफुल हो गई है, ऐसे। पर ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मार रहे हो उन्हें या कुछ भी कर रहे हो, वो एक्सट्रीम लेवल हो जाता है। BDSM जैसे मैंने बोला, इट कैन बी वेरी सॉफ्ट एज वेल। फैंटेसी भी एक वर्ड होता है। हाँ, फैंटेसी को हम कंपेयर कर सकते हैं आपके मेंटल थॉट्स के साथ। और कि यार मुझे ये चीज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फैंटेसी की बात करूँ तो यार मुझे पहाड़ों पे जाके सेक्स करना है, वो फैंटेसी हो गई। ये मेरा मेंटल थॉट है, और ये मेरी ऐसी फैंटेसी है कि जिसके बारे में सोच के मुझे अराउज्ड फील होता है, जो मैंने अब तक किया भी नहीं है, ये मेरे में एक्साइटमेंट लेके आता है, तो ये फैंटेसी है। अच्छा, वो सबकी अलग अलग हो सकती है, सबकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैंटेसी हो सकती है। आप आपकी एक फैंटेसी बता सकते हो, कुछ और आप एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, कि जैसे कि एक मैंने बोल दिया, या फैंटेसी किसी का हो सकता है कि BDSM का भी एक पार्ट फैंटेसी हो सकता है। नॉर्मल किसी का हो सकता है कि यार तुम आज मुझे बांध दो और फिर हम सेक्स करते हैं, ये एक फैंटेसी हो सकती है। या किसी का फैंटेसी हो सकता है कि चलो आज हम बेड पे नहीं करेंगे, आज हम शावर में करेंगे, वो एक फैंटेसी हो सकती है। ये सारी टाइप्स ऑफ फैंटेसी हो सकती है, और वो बहुत मतलब वो काफ़ी हो सकती है, लाइक अनइमेजिनेबल फैंटेसी मतलब हो सकती है, जिसकी है उसे ही पता है क्या हो सकती है। करेक्ट। फेटिश का ये मतलब है, जैसे कि लोग किंग और फेटिश को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जैसे किंक एक मैंने पहले ही बोला कि एक एक्टिविटी है जो नॉर्मल सेक्स के बाहर आती है, एक ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी है। और किंक एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट हो सकता है जिसको देख के आपको अराउज्ड फील हो रहा है और आपको उसके साथ कुछ करना है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ फेटिश। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हाँ, किसी को लेटेक्स फेटिश होती है, मतलब लेदर के आउटफिट में किसी को देख के उन्हें अराउज्ड फील होता है। या किसी को फीट फेटिश होती है, मतलब वो चाहते हैं कि वो उस लड़के के या लड़की के पैर को वर्शिप करे, किस करे, पोंछे, उससे प्यार करे। वैसे किसी को आर्मपिट फेटिश होती है, मतलब वो चाहते हैं कि अपने पार्टनर के आर्मपिट को लिक करे या किस करे या इवन स्मेल करे। तो फेटिश ऐसे होते हैं। उसके अलावा है वॉयरिज्म। वॉयरिज्म एक ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी है कि आप किसी को देख रहे हो वाइल हैविंग सेक्स। अच्छा। हाँ, चुप चुप के आप किसी को देख रहे हो सेक्स करते वक्त, और ये एक्टिविटी देखते वक्त उन्हें बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये एक टाइप ऑफ फेटिश है। आई थिंक ये वो जो नेटफ्लिक्स का सीरीज़ था लस्ट स्टोरीज, उसमें भी एक मिरर कोंकणा सेन शर्मा ने डायरेक्ट करी है, वो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें वो होता है वॉयरिज्म इज, हाँ, जिसमें वो एक मेड होती है जो अपने जो ओनर है अपने हस्बैंड के साथ अपने ओनर के फ्लैट में सेक्स करती है। सो उसकी जो ओनर होती है उसे देखना अच्छा लगता है। हाँ, उनको सो उसमें भी अच्छा दोनों, वो जो लड़की होती है जो मेड होती है उसे ये अच्छा लगता है कि जब वो कर रही है तो उसे कोई देखे, और जो ओनर होती है उसे किसी और को देखना अच्छा लगता है। सो ये दोनों चीज़ें वॉयरिज्म में ही आती हैं। ओके, उनको खुद नहीं पता होता है उस कैरेक्टर में, उनको खुद नहीं पता होता है कि उनको देख के अच्छा लगता है, बट जब वो देखती है कि वो देख पा रही है दो लोग सेक्स कर रहे हैं और उससे उसको अराउज्ड फील होता है, दैट इज़ वॉयरिज्म। पर उनकी जो मेड होती है जिनको पता होता है कि शी इज़ वॉचिंग मी, अब इस टर्म को क्या बोलेंगे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फेटिश किंक्स ये बहुत सारे हो सकते हैं। इतने हो सकते हैं कि सबके हम नाम या लेबल नहीं लगा सकते। सबके वियर्ड हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको अच्छा लगे और मुझे लगे कि शी कितना बेकार है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे जब मैंने ये पता किया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट आई एम नोबडी टू जज। फॉर एग्जाम्पल, गोल्डन शावर करके एक चीज़ है जहाँ पे लोगों को ये एक सेक्सुअल एक्टिविटी मानी जाती है कि वो पी कर रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर, इससे उन दोनों को अच्छा फील होता है। तो ये सुनने में कितना अजीब सा लगता है, पर वो उनको अच्छा लग रहा है। हाँ, वो डर्टी लगता है, अनहाइजीनिक लगता है, मतलब तुम क्यों कर रहे हो ऐसा लगता है, पर वो उन्हीं को पता है कि उनको कितना अराउज फील हो रहा है। तो ये एन नंबर ऑफ हो सकते हैं जिसका कोई आई थिंक मोल तोल या कोई नंबर नहीं है। इट कुड बी वियर्डेस्ट, योर वियर्डेस्ट फैंटेसीज, योर वियर्डेस्ट किंक और फेटिश हो सकते हैं। कुछ और बता सकते हैं इस वियर्ड जो आपने सुना हो? जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी सुना है कपल स्वॉपिंग के बारे में या कक होल्डिंग के बारे में, जहाँ पे क्या होता है कि मतलब ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, पर जितना मुझे समझ में आया कि काफ़ी लोग इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था जानने के लिए, पर पीपल आर डूइंग इट। सो कपल स्वॉपिंग में इनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है कपल का। ये कंसेंशुअल एक्ट होता है क्योंकि ये मेंटल हेल्थ पे मेजरली हैम्पर कर सकता है अगर एक पर्सन इसके लिए रेडी नहीं है। तो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि कपल्स अगर सपोज ए और बी कपल है और सी और डी है, तो वो एक दूसरे से स्वॉप करेंगे ओनली फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, और इन चारों को पता होता है कि ऐसा हो रहा है। सो बेसिकली वाइफ जो है इस कपल की उनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होगी, और जो उनकी वाइफ है वो इनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होगी, या हस्बैंड, हाँ, या हस्बैंड या वाइफ दोनों फिजिकली इन्वॉल्व होंगे किसी और के साथ। और कक होल्डिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कि एक पर्सन को, स्पेशली मेन को अच्छा लगता है ये देखने में कि उनकी वाइफ किसी तीसरे बंदे के साथ सेक्सुअली एक्टिव है, और वो सामने बैठ के देखते हैं ऐसे। तो ये वियर्डेस्ट चीज़ें हैं, बट पीपल प्रैक्टिस इट। सो अगर फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स हैं, एक रेडी है ये सब करने के लिए, वो करना चाहता है ये सब, और दूसरा बंदा नहीं रेडी है, तो मतलब कक होल्डिंग इज टू मच। नो, फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर पार्टनर्स, एक पार्टनर ये करना चाहता है और दूसरा पार्टनर नहीं करना चाहता है, और वो उसे धक्के से करवाता है या उसे फोर्स करता है कि तुम्हें करना पड़ेगा, सो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? नहीं, तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम बात यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी की कर रहे हैं, और ये लोगों के लिए बहुत अलग हो सकता है। किसी के लिए बहुत ही लविंग हो सकता है,
बहुत ही प्राइवेट हो सकता है, या किसी को एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता हो कि यार वो अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, तो सबका माइंडसेट इस चीज़ में बहुत डिफरेंट है। तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि यार मुझे कप होल्डिंग करना है या मुझे कपल शॉपिंग करना है तो तुम भी करो। एक ऐसा केस आया था मेरे पास, तो उनकी जो वाइफ थी वो उनके हस्बैंड के ऊपर वापस कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाई। मतलब उनका सिचुएशन इतना ख़राब हो गया कि उनकी खुद की पर्सनल सेक्सुअल एक्टिविटी भी बेडरूम में बंद हो गई। अच्छा। ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप किसी मैरिज काउंसलर से या किसी थेरेपिस्ट से जाके मिले और दोनों काउंसलिंग के लिए या थेरेपी के लिए बैठे और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। दिस इज़ टू मच। पर अगर हम नॉर्मल चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि किसी को कुछ छोटा मोटा एक्सप्लोर करना है और वाइफ रेडी नहीं है या अलग सेक्स पोजीशन ट्राई करनी है पर वो दोनों मान नहीं रहे हैं, तो ये जानना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप और आपके पार्टनर, आप दोनों सेम नहीं हो। हम कुछ ना कुछ ऐसी बातें आएंगी कि चीज़ें क्लैश होगी या ऑपोजिट होगी, तो आप दोनों को एक मिडिल ग्राउंड पे काम करना है, मतलब एक बैलेंस ढूंढना है दोनों के बीच में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मेरी फ्रेंड की थेरेपिस्ट ने उन्हें ये बताया था, वो मैरिड है और उनके हस्बैंड का सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा है और इनका कम है, इनका इतना ज़्यादा नहीं है। तो उनको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनके हस्बैंड को रोज़ सेक्स करना पसंद था पर इनको रोज़ नहीं करना था। जो मेरी फ्रेंड थी उनको रोज़ नहीं करना था, तो उनकी थेरेपिस्ट ने बहुत अच्छी चीज़ उनको सजेस्ट की कि अगर एक करना चाहता है और एक नहीं करना चाहता है तो छोटी छोटी चीज़ें साथ में करो। जैसे कि आप कभी कडलिंग कर लो या कभी शावर एक साथ ले लो, या आप कभी सिर्फ किस करो, एक किसिंग डे रख दो अलग से कि आप सिर्फ किस कर रहे हो, या आप सिर्फ ओरल सेक्स करो, या आज आप सिर्फ फो प्ले करो, या आज आप सिर्फ हाथ पकड़ के बैठो और कुछ कुछ दिन आप सेक्स करो। इससे क्या होगा कि दोनों की इच्छाओं का मिलन हो के एक बीच का रास्ता निकलेगा कि ये भी डिसअपॉइंट नहीं होगा और वो भी डिसअपॉइंट नहीं होगा। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आपको अगर हर चीज़ सही लग रही है और आपके पार्टनर को वो नहीं करना है तो उन्हें वो थोड़ा सा स्पेस और टाइम दीजिए टू थिंक अबाउट इट और फिर ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए। और हमने जो भी फेटिश और फैंटेसीज़ की बात करी, जिसमें आपने गोल्डन शावर की बात की थी कि पार्टनर को अच्छा लगता है कि जब वो अपना यूरिन का शावर करते हैं ऑन द अदर पार्टनर और वो उसे समटाइम्स ड्रिंक भी करते हैं। तो इसमें अगर हम एक दूसरा एंगल देखें तो बहुत सारे लोगों को अपना सीमन और अपना स्पर्म भी रिलीज़ करना अच्छा लगता है दूसरे पार्टनर के माउथ में। सो वो कितना हेल्दी और अनहेल्दी है? अगेन दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को एकदम यक फील होगा। अगर आप ऐसे पार्टनर हो कि आप ये प्रैक्टिस करते हो या आप करने वाले हो, सोच रहे हो, तो जैसे कि मैंने पहले कहा, पहले पता कर लीजिए कि आपके पार्टनर की सेक्सुअल हिस्ट्री क्या रही है। क्या दोनों टेस्ट करवा लीजिए STI के लिए और देखिए वो क्लियर है। अगर वो क्लियर है तो आप बेझिझक की एक्टिविटी कर सकते हो। अगर क्लियर नहीं है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल है। अगर सीमन आप रिलीज़ कर रहे हो आपके पार्टनर के माउथ के अंदर और उसे वो गल्प कर रहा है तो इससे STI भी हो सकता है। पर अगर नहीं है देन यू कैन डू इट, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली डाइजेशन होके वो चला जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अरे यार, मुझे ये भी सवाल आए थे लोगों से कि मैंने अपने पार्टनर का सीमन swallow कर लिया, क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? उनको ऐसा लगा। तो आप प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकते हो, और अगर टेस्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं, वो निकल जाएगा जस्ट लाइक फूड। अगर उनको इन्फेक्शन है देन दैट इज़ नॉट गुड। तो ये अनहेल्दी तब हो जाएगा। अदरवाइज इफ़ यू गाइज आर ओके और तुम्हारी इच्छा है, कंसेंट है, गुड। अब हम थोड़ी सेक्स पोजीशंस की बात करेंगे। सो एक जनरल, एक लेमैन के बारे में अगर हम बात करें तो जो मोस्टली उनको सेक्स पोजीशंस पता है वो आइदर मिशनरी होती है और डॉगी जो होती है। डॉगी तो वर्ल्ड वाइड फेमस है आई थिंक। तो उसके अलावा आई डोंट थिंक बहुत सारे लोगों को इसके अलावा जो सेक्स पोजीशंस होंगी वो पता होंगी कि और उन्होंने क्या क्या बेडरूम में ट्राई करना चाहिए। नहीं, मतलब यहाँ लोगों ने किया है जो आपको पता है, या जो एक सेक्स पोजीशन हो सकती है ओके व्हिच पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। जैसे कि मिशनरी हो गया, डॉगी हो गया, फिर एक थर्ड बहुत अच्छी सेक्स पोजीशन है जिसे कहते हैं स्पूनिंग। अगर आप 2 स्पून्स को साथ में रख दोगे तो वो जैसी पोजीशन क्रिएट होता है वैसा ही होता है स्पूनिंग। ओके। हाँ, ये एक बहुत
रिलैक्सिंग सेक्स पोजीशन है और आप आपके पार्टनर के बॉडी से एकदम क्लोज रहते हो, पास रहते हो, और ये पेनिट्रेशन भी काफ़ी डीप देता है। हाँ, तो एक साइड पे आपको लेट के वो करना पड़ता है। ये हो गया स्पूनिंग, जो मैं रेकमेंड करूँगी, आपने ट्राई करना चाहिए। सेकंड हो गया, एक और सेक्स पोजीशन है साइड बाय साइड। मिशनरी की तरह ही होता है, पर ये एक तरफ होता है। ये भी काफ़ी रिलैक्सिंग होता है, पर यहाँ पे आप आपके पार्टनर को देख सकते हो और बिल्कुल यहाँ पे बॉडीज भी बिल्कुल पास आ जाती है। और आप ये भी एक सेक्स पोजीशन ट्राई कर सकते हो। बट इसमें इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट अ बिट ऑन दिस, कि साइड मतलब मिशनरी में क्या होता है कि आपका पार्टनर, मेल पार्टनर आपके ऊपर है, और साइड बाय साइड में वही एंगल है पर साइड से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ी सी रिलैक्सिंग हो जाती है और आप एक दूसरे को देख पाते हो, आई एंड गेजिंग आप कर इसमें पाते हो। यू आर स्लीपिंग इन दिस? स्लीपिंग, हाँ, स्लीपिंग, ये स्लीपिंग पोजीशन में ही होता है। ये है साइड बाय साइड। सो बेसिकली मिशनरी बट इन द स्लीपिंग में। ओके। और अगर आपको मिशनरी अगर किसी को पसंद आता है तो मिशनरी में भी बहुत सारे वेरिएशंस है। जैसे कि लोग क्या कर सकते हैं, सपोज आपकी फीमेल पार्टनर के हिप्स के नीचे आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, पिलोज़, या अगर आपका मोटा ब्लैंकेट है उसे हिप्स के नीचे ऐड कर दो तो वो एक एंगल क्रिएट हो जाएगा, एलिवेट हो जाएंगे उसके हिप्स मिशनरी में ही, जिससे डीप पेनिट्रेशन मिलेगा और दोनों को काफ़ी अच्छा लगेगा अगर किसी को एक्सप्लोर करना है। फिर डॉगी में भी डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे कि डॉगी स्टाइल काफ़ी फेमस है और वो डॉगी पोजीशन की तरह होता है, पर एक स्लीपिंग डॉगी होता है कि आप आपके पार्टनर के ऊपर हो, जस्ट लाइक मिशनरी, पर वो रिवर्स होता है और आप पीछे से पेनिट्रेट कर रहे हो, ऑब्वियसली वजाइना में। तो ये स्लीपिंग डॉगी भी एक है जो वो ट्राई कर सकते हैं। सो इसमें फीमेल इन द स्लीपिंग डॉगी, फीमेल नीचे, मतलब डॉगी स्टाइल में वो क्या होता है कि फीमेल होती है और मेल होता है, तो यहाँ पे सेम है बट इन अ स्लीपिंग वे। ओके। हाँ, और एक काफ़ी फेमस सेक्स पोजीशन है, पर ये थोड़ी सी डेंजरस भी है। जैसे कि वुमन ऑन टॉप एक पोजीशन है, जो काफ़ी लड़कियों को अच्छा लगता है, वुमन ऑन टॉप, क्योंकि क्या होता है कि लड़कियों को यहाँ पे एक सेंस ऑफ कंट्रोल होता है कि वो कितना कंट्रोल कर पाए पूरे एक्टिविटी को और पेनिट्रेशन को। ठीक है, मैं पेनिट्रेशन की जब बात कर रही हूँ, आई मीन कि डेप्थ कितना होना चाहिए वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो ऊपर बैठे हैं। प्लस इसमें बता सकें अगर आप कि इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे आई गेजिंग एक हो जाता है, आप एक दूसरे को देख पाते हो, और ये पेनिट्रेशन करते वक्त आप यहाँ पे 2-4 डिफरेंट चीज़ें भी कर सकते हो। सो इसमें बेसिकली जो मेल पार्टनर है वो स्लीपिंग होता है एंड फीमेल पार्टनर उसके ऊपर बैठी होती है, जैसे वुमन ऑन टॉप या काउगल पोजीशन भी कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा, एक सेंस ऑफ कंट्रोल होता है लड़कियों को, और आप आपके पार्टनर को देख पाते हो, आई गेजिंग कर पाते हो। तीसरी चीज़ ये है, इस सेक्स पोजीशन की वजह से लड़कियों का क्लिटोरिस भी स्टिमुलेट होता है। अगर वो आगे पीछे कर रहे हैं तो इसके एक पोजीशन के साथ साथ 2 स्टिमुलेशन होगा। वन इज़ वजाइनल और सेकंड है क्लिटोरल, मतलब डबल। आई थिंक ये उस केस में ज़्यादा होता है, इन केस आपने बाकी पोजीशंस में सेक्स कर लिया है तो अब द मेल पार्टनर थोड़ा टायर्ड है, सो अब वो लेट रहा है एंड देन द फीमेल पार्टनर टायर्ड हो तो आप स्पूनिंग भी कर सकते हो, स्पूनिंग भी डाइट के लिए अच्छा है। और अगर मेल बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया देन दिस इज़ ऑल्सो गुड कि फिर लड़की चार्ज ले रही है इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे लड़की के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। एग्जैक्टली आप ऐसे बैठे हैं स्पून की तरह, पर पीछे से होता है। अच्छा, कि सामने पार्टनर है यहाँ है और पीछे से। पर हम ये भूल गए कि हम ये वन ऑफ द डेंजरस पोजीशन भी है। कौन सी? काउगर्ल, वुमन ऑन टॉप, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट इतना होता है कि पीनस फ्रैक्चर होने के चांसेस यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर सेक्स पोजीशन। ओके। हाँ, इनफैक्ट जब भी पीनस फ्रैक्चर हुआ है और ये डॉक्टर के पास पहुँचे हैं, केसेस जब रजिस्टर हुए हैं, तो बहुत बार रीज़न रहा है काउगल पोजीशन या वुमन ऑन टॉप पोजीशन। तो जब भी ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा आराम से करें, क्योंकि काउगल में आप बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हो, साइड में मूव कर रहे हो या सर्कुलर मोशन में मूव करते रहते हो फॉर डबल स्टिमुलेशन, क्योंकि क्लिटोरिस भी यहाँ पे स्टिमुलेट हो रहा है, राइट। तो फिर इसके लिए जस्ट बी लिटिल केयरफुल। अब हम थोड़ा मॉडर्न जो डेटिंग वर्ल्ड है उसके बारे में बात करेंगे। द मोस्ट कॉमन ट्रेंड जो आजकल आई थिंक इट्स वेरी कॉमन एवरीवेयर इज द हुकअप कल्चर, वन नाइट स्टैंड जिसको बोलते हैं लोग। सो वो कितना
कितना सही और कितना गलत आपके अकॉर्डिंग? मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों पे डिपेंड करता है और उनकी ये पर्सनल चॉइस है कि उन्हें वन नाइट स्टैंड करना है या हुकअप कल्चर में एंगेज होना है, नहीं होना है, बिकॉज आई एम नोबडी टू जज यू। पर एक चीज़ है कि हुकअप कल्चर की वजह से या वन नाइट स्टैंड की वजह से जब आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं और जब आप किसी के पास सिर्फ इसके लिए जाते हो कि मुझे सेक्स करना है, इवेंचुअली डाउन द लाइन आप ना एक डिस्कनेक्ट फील करते हो। ओके। थोड़ा सा आप में ना एक इनह्यूमननेस आ जाता है। मतलब आप सामने वाले की परवाह नहीं करते हो, उनको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, उनके फीलिंग्स की, इमोशंस की आप कदर नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप इतना प्रैक्टिस कर लिया है आपने, या इतनी बार आप फिज़िकली कनेक्ट हो चुके हो या इतने लोगों को मिल चुके हो कि किसी और को देख के वो एक प्यार वाली फीलिंग इमिडिएटली आना एकदम मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक डिस्कनेक्ट फील कर, तो आपके लिए वो बस एक और शरीर है। हाँ, That's it. हाँ, ये आपके लिए एक और शरीर है, ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इंटीमेसी या साथ में रहना या इन नॉर्मल लोगों से भी बात करना, उनके साथ एंगेज करना, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों के लिए केयर इम्पॉर्टेंट है। इंटीमेसी का बिल्कुल ग्राउंड्स या रूट्स देखा जाए तो ये सब रिस्पेक्ट, केयर और प्यार करने से स्टार्ट होता है। पर हुकअप कल्चर में ये ऐसा नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट सेक्स। आज हम मिले हैं, सेक्स आज कर इससे लिया, मिले, कल उससे, परसों से, हाँ, किससे मिले और फिर उसके बाद नथिंग, टाटा बाय बाय। तो आप में वो डिस्कनेक्ट आ जाएगा इस चीज़ को लेके। तो उस तरीके से सही नहीं है। और अगर हम अपने हिस्ट्री में भी बात करें कि सेक्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है, इंडियन मतलब अगर हम माइथोलॉजी की बात करें या सेक्स को हमारे कल्चर में जैसे देखा गया है पहले, तो सेक्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है पर लस्ट को नहीं। और हुकअप कल्चर या वन नाइट स्टैंड कम्स फ्रॉम लस्ट, तो वो डिफरेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका पर्सनल चॉइस है, बट ये आपको कहीं ना कहीं, लस्ट इज बेसिकली अ वर्ड फॉर हवस, जिसका महत्व कभी भी बताया नहीं गया है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ वैसी भी नहीं है। पर सेक्स के बारे में बुरा नहीं बताया गया, तो वो डिफरेंस है अगर हम वैसे देखें तो। और ये जो आप कर रहे हो दैट इज़ लस्ट। इनको देख लिया, अब वो आपको सेक्सुअल फील हो रहा है, नाउ यू वांट टू हैव सेक्स विद देम, तो वो लस्ट हो गया। और ऊपर से क्या होता है ना, अगर आप बहुत सारा हुकअप कल्चर में इंडल्ज हो तो आपका माइंड भी बहुत फक्ड अप हो जाता है, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो आपको वो कनेक्ट फील होगा ही एक टाइम के बाद इस इंसान के साथ, भले आप हुकअप कर रहे हो या अगर आप बार बार सेक्स कर रहे हो, अगर आप उसी पर्सन के साथ बार बार सेक्स कर रहे हो और इसका कोई नाम नहीं है, ये बस एक सिचुएशनशिप है, तो कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली एक एक्सपेक्टेशंस आपके दिमाग में लेके ही आओगे उस पर्सन के लिए, या आप ये सोचोगे कि यार ये मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, मैं ही क्यों ये कर रहा हूँ। ऊपर से हुकअप कल्चर और वन नाइट स्टैंड ऐसे भी काम करते हैं कि यहाँ पे जो पर्सन इन्वॉल्व है ना, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, तुम्हारे बारे में नहीं। Okay. अपने लस्ट के बारे में, अपने प्लेजर के बारे में, उनके टाइम के हिसाब से सब चल रहा है तब वो करेंगे, आपका टाइम का महत्व यहाँ पे नहीं है। और सेक्स के बाद यहाँ पे आफ्टर केयर भी नहीं रहेगा। मतलब सेक्स के बाद यार कोई भी एक्सपेक्ट करता है कि अब मुझे कोई पास लेके बैठे, तुरंत नहीं चले जाए, या तुरंत डिस्कनेक्ट नहीं हो जाए, या तुरंत दूर नहीं जाए, या फ़ोन में नहीं लग जाए, मेरे पास थोड़ा ध्यान दे, या थोड़ा सा मुझे हक करके सो जाए। ये हुकअप कल्चर में नहीं होता है। तो ये थोड़े से ऐसे इसके नेगेटिव, तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। पॉजिटिव क्या हो सकता है कि ये आपको एक्साइटमेंट लेके आ रहा है कि यार मैंने किसी स्ट्रेंजर के साथ सेक्स किया। कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने किसी स्ट्रेंजर के साथ कर लिया, कि उनको नाम भी पता नहीं होता है उस पर्सन का, कि पता नहीं बड़ा हैंडसम सा लड़का था या बड़ी ब्यूटीफुल सी लड़की थी, हो गया अब टाटा बाय बाय, अब कोई माथा बच्ची नहीं। तो ये चीज़ भी एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट या एक किक देती है कि ऐसा ऐसा कर लिया है। और इस चक्कर में इसका ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं फिजिकली, पर मेंटली पर जजमेंट उसमें नहीं होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ
व्हेन यू आर इन वन नाइट स्टैंड और आप हुकअप कर रहे हो, तो उसमें अगर आप उनके साथ कुछ ऐसा करते हैं जो कि शायद आप अपने रेगुलर पार्टनर के साथ नहीं कर सके, तो आपको ये डर नहीं रहता कि वो मुझे जज नहीं करेगा, क्योंकि आपके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है ना उनसे। तो फिर आपको वो फिक्र ही नहीं होती है। और इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इस चक्कर में भी अगर आप एक्सपेक्ट भी करते हो तो वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिलिंग नहीं हो पाती, क्योंकि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलेगी। सामने वाले में से जिसको थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन है एक और एक को कम है, तो जिसको कम है वो जो भी बोलेगा, जिसको ज़्यादा अट्रैक्शन है वो उसके हिसाब से चीज़ें करेगा। तो ये चीज़ें इसमें हो जाती है। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि स्पेशली विद मेन, कि करने के बाद जब उनका इजैकुलेशन हो जाता है, उनका स्पर्म रिलीज़ हो जाता है, तो उसके बाद उन्हें अपने सामने वाले पर्सन का फेस भी नहीं देख सकते हैं, एंड दे डोंट वांट टू बी विद दैट पर्सन। उन्हें होता है कि बस अब ये यहाँ से जल्दी जल्दी चला जाए। हाँ, क्योंकि उनका सेट गोल होता है कि वो यहाँ पे मिले हैं फॉर सेक्स। वो कहाँ से आते हैं हमको बैकग्राउंड पता नहीं, क्या उसकी गर्लफ्रेंड है, क्या वो मैरिड है, या उसका अल्टीमेट गोल क्या था। तो एक बार जब हो गया, उन्होंने वो अचीव कर लिया, भले ही वो एक लड़की हो या लड़का हो, उनका काम ख़त्म, अब टाटा बाय बाय, कोई इमोशनल कनेक्ट ही नहीं है। तो इसका यही एक नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट है कि आप उस पर्सन को ईजिली अचीव कर लेते हो, या आप ईजिली सेक्स कर लेते हो, ईजिली अवेलेबल हो, पर फिर यहाँ पे इमोशंस पे काम नहीं है, एक दूसरे को जानने का टाइम नहीं दिया गया है, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की गई है, प्यार का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो इस हिसाब से तो आपकी नज़रों में सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है इन दिस केस? अब नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि सामने वाले की रिस्पेक्ट कम हो जाती है, क्योंकि सामने वाला एक दूसरे को जानता ही नहीं है। अच्छा। तो रिस्पेक्ट करे नहीं करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बराबर। तो फिर वो बस मिल रहे हैं इस एक्टिविटी के लिए। सो जब हम बात कर रहे हैं वन नाइट स्टैंड या हुकअप की, तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से मिले ओनली फॉर सेक्स, आप उससे मिले हो, बट फिर आप उनके साथ दोबारा भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तीसरी बार भी इन्वॉल्व हो गए, बट क्योंकि आप पहली बार भी सिर्फ सेक्स के लिए ही मिले थे, तो सेकंड टाइम भी आप जनरल सी बात है कि उसी के लिए मिलेंगे। तो इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपको तभी याद करते हैं, तभी मैसेज करते हैं, आइदर दे वांट सेक्स और दे आर हॉनी। तो हाउ टू हैंडल विद दोज पीपल? फॉर एग्जाम्पल, अगर उनमें से एक बंदा ऐसा है जो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है, बट दूसरी तरफ से सिर्फ एक फिजिकल नीड है, तो यहाँ पे ये जानना इम्पोर्टेंट है कि दोनों क्या चाहते हैं। क्या आप सिर्फ सेक्स चाहते हो, और अगर आप उसे कर रहे हो, अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, इग्नोर कर पा रहे हो बाकी चीज़ों को, वेल एंड गुड फॉर यू। पर अगर एक ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, इमोशनल कनेक्शन चाहता है और दूसरा नहीं चाह रहा है, मेरा सिंपल सा एडवाइस है, इग्नोर दिस पर्सन। अगर वो आपके पास बार बार सेक्स के लिए आ रहा है और आप ये सोच रहे हो कि इवेंचुअली चीज़ें सही हो जाएगी, या मैं सेक्स कर करके इसे मना लूँगा या मना लूँगी, तो हमें इसका कुछ गारंटी नहीं है। इससे अच्छा है इग्नोर दिस पर्सन एंड घोस्ट हिम। बंद कर दो ये चीज़ें, क्योंकि आपका माइंड इससे ट्रिगर हो जाएगा। तो जब हम वन नाइट स्टैंड की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि एक पर्सन दूसरे बंदे को उस तरीके से उसकी बॉडी की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर एक फ़ीमेल के पर्सपेक्टिव से देखें कि आप एक बंदे को सिर्फ इसलिए मिल रहे हो क्योंकि आपको सेक्स करना है, और बाय चांस अगर इन दैट मोमेंट उनका इरेक्शन नहीं हुआ, तो देन यू स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन, क्योंकि आपको सिर्फ उसी काम के लिए मिलना था और वो काम हुआ नहीं, अब आपके लिए सामने वाले की वैल्यू नहीं है। That happens. हाँ, कि पर मेरा यही कहना है ना यहाँ पे कि डिसरिस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उस पर्सन को जानते ही नहीं है। अगर हम वन नाइट स्टैंड की बात कर रहे हैं तो और चांसेस भी है कि या तो हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, या तो हम डिसरिस्पेक्ट करके चले जाएंगे उस पर्सन को कि यार ये देखो इसका तो इरेक्ट ही नहीं होता है, ऐसा बोल के। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो आने ही है इफ इट्स वन नाइट स्टैंड। एंड गर्ल्स के केस में भी ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब दिस इज़ लाइक अ रियल लाइफ एग्जांपल, अ बॉय वंस टोल्ड मी कि वो किसी लड़की के साथ ऐसे मिलने गए, पर उनको पीरियड्स थे उस टाइम पे, आइदर उन्होंने बताया नहीं और या फिर उनको खुद नहीं पता था दैट मोमेंट दैट हैपेंड, तो वो उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, लाइक द काइंड ऑफ लैंग्वेज वो उनके बारे में यूज़ कर रहे थे। एक्सपेक्टेशंस थी ना कि सेक्स होगा और सेक्स नहीं हुआ, एंड देन ही वाज वेरी अनहैप्पी कि अच्छा ये क्या हो गया। इसलिए अगर अभी आप इमेजिन करो, अगर यहाँ पे कनेक्शन होता, यहाँ पे प्यार होता, या वो साथ में होते, या एक दूसरे को जानने का उन्होंने टाइम दिया होता, तो क्या ये सिचुएशन आती?
वो शायद समझ जाता कि ठीक है यार, तुझे पीरियड्स है, नो प्रॉब्लम, आज हम चिल करके बैठ के टीवी देखेंगे। पर क्योंकि यहाँ पे मोटो ही था कि हम सेक्स करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही इतनी बेकार है। अब जब उनको पीरियड्स आ गए तो फिर वो गुस्सा हो गया उस चीज़ को लेके कि यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो इट्स फक्ड अप देखा जाए तो। एक्साइटमेंट बहुत है इसमें, पर एट द सेम टाइम उसके साथ साथ ये भी चीज़ें आएगी। और हम जो फैंटेसीज़ की बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को ये भी अच्छा लगता है कि जब वो सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हैं तो वो अपनी वीडियो बनाएं, मतलब कुछ लोगों को शूट करना अपने आप को अच्छा लगता है। दिस इज वन टाइप ऑफ फैंटेसी। तो ये कितना सही और कितना गलत है, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने में मिलते हैं। रिसेंटली जो हम कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल दे रहे थे, उनका वो वीडियो उन्होंने शूट किया और उसके बाद वो वायरल हो गया और उसके बाद वो कपल को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा। सो इज़ दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो, क्योंकि हम किसी के फैंटेसीज़ को, किंग्स को, फेटिश को गुड और बैड नहीं बोल सकते एज लॉन्ग एज दे आर ओके विद इट। इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम वो कर रहे हो, तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मत करो, तुम्हें अगर वो चाहिए है तो तुम वो करो। पर यहाँ पे आप जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात है, मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जिनकी ये फैंटेसी है कि ऐसा होता है कि लोगों को अपने आप को रिकॉर्ड करने में बहुत अच्छा लगता है और सेक्स के बाद वो देखते हैं कि वो क्या रिकॉर्डिंग हुई है, इनसे उनको एक किक मिलती है कि यार हमने ये चीज़ कर ली। इनफैक्ट जो भी ये देख रहे होंगे, आई एम श्योर काफ़ी लोगों की ऑलरेडी फैंटेसी होगी भी या उन्होंने कर चुके होंगे। तो मेरा एडवाइस इसके लिए ये रहेगा कि यार आप रिकॉर्ड कर रहे हो और अब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, पता नहीं कब क्या हो जाए या कहीं पे कुछ लीक हो जाए, तो ये बहुत बड़ा भसड़ हो सकती है इस चीज़ के लिए। तो मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहेगा कि ट्राई एंड अवॉइड इट। अगर आप इसे कर भी रहे हो तो प्लीज़ ये देखो कि जिसको आप जानते हो वो, उसको आप सालों से जानते हो, नोन पर्सन है, ट्रस्टेड पर्सन है। पर मेरा नंबर 1 एडवाइस यही रहेगा कि ये मत करो। पर मेरे फ्रेंड ने मुझे पूछा था, उनका ये फैंटेसी था एंड शी वाज लाइक कि खुशबू प्लीज़ मुझे बताओ कि मैंने क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि डोंट डू इट, क्योंकि ये फ़ोन पे रहेगा, गलती से यहाँ वहाँ चला गया, ड्राइव में चला गया, कहीं और चला गया, हमें नहीं पता कहाँ से कहाँ कुछ क्या लीक हो जाएगा, तो मत करो। तो शी वाज लाइक नहीं मुझे ये करना है और मुझे अपने हस्बैंड के साथ करना है इस चीज़ को, तो मैं कैसे करूँ? तो आई वाज लाइक कि अगर करना ही है तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि पहले तो आपका इंटरनेट ऑफ कर दो, ऑफलाइन मोड में आप चले जाओ। और अगर आपको इसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है, आपने आपके हिसाब से उसे रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद इमीडिएटली देखो और इमीडिएटली डिलीट कर दो, उस फ़ोन से भी और डिलीटेड फोल्डर से भी इमीडिएटली डिलीट कर दो, क्योंकि ये आपके फ़ोन में रहेगा। आप बाद में इसे देखोगे, फ़ोन किसी और के हाथ में गया, यार पता नहीं इसका क्या मिसयूज़ हो जाए। पर मेरा नंबर 1 एडवाइस यही है कि डोंट डू इट, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इतनी बढ़ गई है, फ़ोन सबके हाथ में है, कहाँ पे क्या हो जाएगा और कुछ छोटे मोटे चंद मोमेंट के प्लेजर के लिए इतनी बड़ी भसड़ हो जाएगी, तो अवॉइड करो। और बहुत केसेस में ऐसे भी होता है कि पार्टनर्स भी मिसयूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिलेशन आपका अच्छा और बाद में टूट गया एंड देन दे वो थ्रेटन करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। इमीडिएटली डिलीट करो। और अगर सामने वाला पार्टनर ऐसा है कि यार ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगी, सुन ही नहीं रहा है, तो प्लीज़ प्यार से थोड़ा हट के आपका दिमाग लगाइए और इसे रिकॉर्ड ही मत कीजिए। अगर आप आपका पार्टनर को आप सालों से जानते हो तब अलग बात है। अगर नया नया रिलेशनशिप है और थोड़ा बहुत आप एक दूसरे को जानते हो या उसमें ऐसी कोई क्वालिटी है कि वो बार बार पे ब्लैकमेल करता रहता है इन जनरली फॉर अदर थिंग्स, डोंट डू इट। वही बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो फिर आप ये करके। और बहुत केसेस में ऐसे भी होता है कि सम पीपल जो अपनी वीडियोस शूट करते हैं नॉट विद द पार्टनर, सिर्फ अपनी, और आइदर वो पार्टनर के साथ भी कर रहे हैं तो उसमें वो खुद को ही दिखा रहे हैं, अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे हैं, और वो उसको खुद भी वायरल करते हैं। सम पीपल हैव दिस काइंड ऑफ फैंटेसी आल्सो। रोली? या बिकॉज दे वांट कि और लोगों ने देखें, तो वो वायरल करते हैं। या आई हैव सीन दैट, लाइक आई नो पीपल हु हैव डन दैट। तो फिर अगर ऐसा अगर देखा जाए तो ये वही बात हो गई कि यार लोगों के फैंटेसीज और फेटिश और किंग्स इतने हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये उसमें है कि पता नहीं उनको खुद ही अच्छा लग रहा है कि वो खुद को रिकॉर्ड कर रहे हैं और they want people to see it, for example, and then that gives them a kick. जैसे पॉर्न स्टार होते हैं फॉर एग्जांपल, why are they in that profession? Sometimes there are, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो मजबूरी में आए होंगे, जरूरी नहीं है कि वो इस और कुछ, हाँ, कुछ लोगों को मजबूरी होगी और कुछ लोगों को वो अच्छा भी लगता होगा, they like people seeing them. Maybe we don't know.
नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि कुछ लोगों की वो मजबूरी होगी, कुछ लोगों को उसको जॉब की तरह लेते हैं और कुछ लोगों को वो एक्चुअल में अच्छा भी लगता है। फॉर एग्जांपल जो बंदा जो भी काम करता है, ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसे वो काम नहीं पसंद है, मे बी उसे अच्छा लगता है। सो देयर आर पीपल लाइक दैट कि जो शायद पॉर्न स्टार नहीं बन सकते, लाइक ओनली फैंस पे हम देखते हैं, दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग, राइट? हाँ, तो बहुत कॉमन हो गया आज की डेट में। हाँ, तो ये भी एक काइंड ऑफ, यही बोल सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ फेटिश कि तुम अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हो और फिर उसे वायरल कर रहे हो ताकि लोग देखें। या दूसरा इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि आप जल्दी से फेमस हो जाओ। किक मिलती है आपको। हाँ, आपको ये फेमस होने में हेल्प कर रहा हाँ। है, इसलिए आप इस चीज़ को कर रहे हो। और किक मिलना तब पॉसिबिलिटी है जब उनका ये फेटिश है। उसके अलावा बिकॉज आप बहुत सारे लोग आपसे बात करते हैं, अपनी वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, सो जो भी आप लोग आपको बताते हैं कि हमने यहाँ सेक्स किया, वहाँ सेक्स किया, इन टर्म्स ऑफ जैसे आप बोल रहे हैं कि बेडरूम के अलावा किचन में, शावर में, सो जो भी उन्होंने बताया उसमें से सबसे शॉकिंग जो प्लेसेस थे वो आपको क्या सुनने में मिली? दो बहुत शॉकिंग प्लेसेस थे जो मुझे सुनने मिला। वन वाज, और मैं ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि इसे नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही शॉकिंग था, कि एक कपल ने सेक्स किया वाइल ड्राइविंग द कार। इट इज़ सो रिस्की। ड्राइव करते करते उन्होंने सेक्स किया वाइल द फीमेल पार्टनर वाज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ हिम एंड ही वाज ड्राइविंग साइड से। इट इज़ सो रिस्की। मैं यही है कि यार आप कुछ चंद मोमेंट के प्लेजर के लिए आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, कल को कुछ ये वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ पैर नहीं रहे, कुछ ये हो गया, तो तब क्या करोगे आप? और ये रोड पे आप कर रहे हो, एक तो पब्लिकली एक हो गया, फिर वो कभी नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ जो मुझे सुन के, यार मैं किसी को ना जज नहीं करती हूँ, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे भी लगता है, बट मैं छोड़ देती हूँ कि ओके फाइन, उनकी मर्ज़ी। पर ये जब मैंने सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक कपल ने, इट वॉज नॉट सेक्स, लेटर उन्होंने सेक्स किया, पर उन्होंने मेड आउट किया अच्छा खासा, लाइक अ फोर प्ले। ये उन्होंने तब किया जब वो किसी के फ्यूनरल पे गए थे। सो इट्स लाइक डिसरिस्पेक्टिंग द एंटायर सिचुएशन। शादी में तो सुना है हमने, शादी में तो मैंने भी सुना है कि ऐसा सब होता है, पर ये फ्यूनरल था कि somebody is no more in this world, और आपको आपके सेक्सुअल अर्जेस यहाँ पे कंट्रोल नहीं करने आ रहे हैं। बाद में करो यार, अगले दिन कर दो या कहीं और चले जाओ, पर ये तो उधर तो मत करो। एटलीस्ट रिस्पेक्ट द एंटायर सिचुएशन दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज द पर्सन इज़ नो मोर। तो इट्स टू मच फॉर मी। और उसके अलावा और क्या क्या तरीके, क्या क्या वेज, क्या क्या टूल्स हो सकते हैं जिससे लोग अपनी सेक्स लाइफ और बेटर बना सकते हैं, अगर आप कुछ सजेस्ट कर सको? मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि बेडरूम में सेक्स करते वक्त आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप सिंपली एक मोर पंख ले लो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो बॉडी पे। या सेंसेशनल प्ले होता है जहाँ पे आप ऐड करते हो थोड़ी सी गर्माहट को, लाइक गर्म चीज़ों को, और थोड़ी सी ठंडी चीज़ों को। जैसे कि ठंडी हो सकती है आइस क्यूब्स, बॉडी पे कर दो, या पेट के पास कर दो, नेवल के पास कर दो। थोड़ा सा गर्म के लिए हो सकता है हल्का सा गुनगुना मसाज ऑयल, कि आपका गोल रखो कि यार आज सेक्स नहीं करना है, मैं आज इरोटिक मसाज दूंगा अपने पार्टनर को। दैट इज़ ऑल्सो सच अ गुड थिंग, ये कर सकते हैं। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि मैंने पहले बोला, ब्लाइंड फोल्ड कर दो। क्या होता है कि जब आपकी आंखें बंद होती है और आप देख नहीं पा रहे हो ना कि क्या होने वाला है नेक्स्ट, तो वो आपको और एक्साइटमेंट देता है। और जब आप किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते हो तो आपके बाकी सेंसेस और हाइटेंड हो जाते हैं। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप ट्राई कर सकते हो। एनीथिंग एल्स अदर देन दिस? एक्सपेरिमेंट, अगर आप सेम सेक्स पोजीशन ट्राई करते हो देन एक्सपेरिमेंट विथ दैट। और दूसरी और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ट्राई एंड प्ले विथ टचेस। जैसे कि मैंने कहा कि एक सेट पैटर्न है, आ गए, कर लिया, ख़त्म कर दिया, वो मत करो। आप थोड़ा बहुत आपके फिंगर्स के साथ या टच के साथ खेलो। मतलब कभी सॉफ्ट टच हो सकता है, या कभी बिल्कुल एक लाइट टच। सॉफ्ट इज़ दिस, लाइट इज़ मतलब एकदम आपके ये जो दिख रहे हैं ना, ये एकदम ऊपर के ऊपर रहेंगे, पूरे बॉडी के ऊपर, ये टच आप कर सकते हो।
या कभी कभी थोड़ा बहुत किन लोगों को स्क्रैचिंग भी अच्छी लगती है, Okay. स्क्रैच करना, तो बॉडी पे वो स्क्रैच करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप दूसरे चीज़ों को एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि आपको किस चीज़ों में अच्छा लग रहा है एज अ कपल। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। ओके। या रोल प्ले भी कर सकते हैं कि आज जैसे कि रोल प्ले, दो बहुत फेमस कैरेक्टर्स है रोल प्ले के, एक है टीचर एंड स्टूडेंट और डॉक्टर एंड पेशेंट, नर्स, डॉक्टर नर्स, डॉक्टर पेशेंट, वट एवर। तो वो रोल प्ले भी कर सकते हैं। ये कुछ और भी हो सकता है। आप ऐसे कभी बन जाओ कि यार आज तो मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ या सिंगर हूँ और Okay. तुम मेरी फ़ैन हो, Okay. ये भी कर सकते हैं। Okay. So, ऐसे आइडियाज़ को लेके आओ और इसे एक्ट करो, तो ये नया हो जाएगा, पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा बेडरूम के अंदर। ऐसा लगने में लगा क्या ही होगा, कुछ नहीं होने वाला, बट जब आप करते हो ना तब समझ में आएगा कि वाओ, दिस वाज समथिंग न्यू। ओके। सो एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है फ्रॉम द बॉयज साइड, वो ये होता है लड़कियों से कि मतलब उन्हें पता नहीं होता है, एंड दे वांट टू नो कि व्हाट डज अ वुमन एक्चुअली वांट in terms of like what are their expectations from boys, not just like the physical one but otherwise also. अटेंशन, लड़कियों को अटेंशन चाहिए यार लड़कों से। क्या होता है ना, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और मैं जितना समझ पाई हूँ कि जब एक लड़की प्यार में होती है तो वो लड़का ही उसके लिए सब कुछ है। Okay. हर चीज़ में, खाने में, पीने में, बाहर जाने में, हैंग आउट करने में, बातें करने में, या कुछ चीज़ें बताने में। पर लड़कों का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके लिए लव इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ वन, लव इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद है काम, फिर उसके बाद है उनके सेट ऑफ फ्रेंड्स, फिर उसके बाद है उनकी सेट ऑफ ओन एक्टिविटी। तो ये ऐसा चलता है। तो लड़कियों को अटेंशन बहुत चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में 24 घंटे ही सोचती रहती है। Okay. तो तुम पूरा पूरा टाइम उन्हें मत दो, बट मेक श्योर कि आप थोड़ा बहुत उन्हें अटेंशन दिन में दे रहे हो, क्योंकि तो वो आपसे लड़के expect सारा करते टाइम हैं। नहीं सोचते हैं लड़कियों के बारे में। नहीं, वो नहीं सोच पाते, क्योंकि वो इतने इंडल्ज होते हैं। जब वो काम में है तो वो काम के बारे में सोचेंगे, जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो उसके बारे में सोचेंगे, जब वो दोस्तों के साथ है तो वो उसके बारे में सोचेंगे, जब अपने पार्टनर के साथ है तो वो सोचेंगे। पर लड़कियां हर चीज़ में उनको लेके आती है, पर लड़कों के लिए एक डायरेक्शन है, अलग अलग अलग। तो उनको अटेंशन और इमोशनल कनेक्शन, अटेंशन कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम इमोशनल कनेक्शन। यही लड़कियां ढूंढ रही है। सो अभी तक हमने सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की बात करी थी, लाइक टू पीपल गेटिंग इन्वॉल्व फिजिकली। सो उसके अलावा और कौन कौन सी तरीके की इंटीमेसी हो सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग इंटीमेसी का मतलब समझते हैं सेक्स या सिर्फ फिजिकल लव, बट इंटीमेसी के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है सेक्सुअल इंटीमेसी, जहाँ पे फिजिकल टच आ गया, और एक होता है नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको टच करना ही है। छोटे छोटे एक्ट्स हो सकते हैं, साथ में रहना, प्यारी प्यारी बातें करना, या एक दूसरे के लिए कोई चीज़ें कर ली, वैसे होता है। पर इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसके बारे में मैं बात करूँगी। जैसे कि नंबर 1 होता है इमोशनल इंटीमेसी। यहाँ पे दो लोग कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड है, ना कि फिज़िकली। जैसे कि एक दूसरे से अपने दिल की बात करेंगे, या उनकी कोई डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, या उनके मन में कुछ चल रहा है, या इमोशनली उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। फिर आता है, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? इसका एग्जांपल हो गया कि आप ऐसे मान लो कि आज मैं ऑफिस से आई और मेरे ऑफिस में आज मेरा बॉस के साथ अनबन हो गया, और मुझे किसी को ये चीज़ बतानी है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पार्टनर को ही मैं ये चीज़ बताऊँ, ना कि मैं किसी और से इसके बारे में डिस्कस करूँ। तो मुझे चाहिए कि मैं घर जल्दी पहुँचूँ और पहली बात उनको ये बताऊँ कि यार ऑफिस में बेबी ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये इमोशंस हो गए, क्योंकि वो जो ऑफिस में हुआ है वो आपको तकलीफ दे रहा है और आपको किसी से उसके बारे में बात करना है। तो ये So आप उसमें उसको ये भी बताएंगे कि उस टाइम आपको कैसा फील हुआ, कैसा फील हुआ, क्या नहीं हुआ, और उनका हाथ पकड़ के बैठ लो और उनको समझने की कोशिश करो। ये इमोशनल इंटीमेसी हो सकती है कि अपने फीलिंग्स, थॉट्स, और आप जितने वल्नरेबल हो ओपनली उनके सामने वो बात करो। फिर सेकंड है स्पिरिचुअल इंटीमेसी। मतलब यहाँ पे दो लोगों के बिलीव्स स्पिरिचुअलिटी को लेके या रिलीजन को लेके मैच करते हैं, जहाँ पे वो साथ में प्रे करेंगे, उनको अच्छा लगता है, साथ में मंदिर जाएंगे, साथ में मेडिटेशन भी करेंगे
कि यार हाँ हम दोनों का इस लेवल पे मैच होता है कि वी बोथ आर स्पिरिचुअल, तो मेडिटेट भी करेंगे या साथ में योगा करेंगे या कोई ऐसे जगहों पे जाएंगे जहाँ पे स्पिरिचुअली वो कनेक्ट हो पाते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल रिट्रीट्स जो होते हैं या कोई प्रॉपर फाउंडेशंस होते हैं, कुछ है ना, एक दो प्लेसेस है जहाँ पे लोग जाते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो ये होता है उनका कनेक्शन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल इंटीमेसी। फिर थर्ड होता है इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी। यहाँ पे दो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर टॉक्स। उनके व्हेन आई से टॉक्स, कम्युनिकेशन तो हर किसी चीज़ में आती है, पर दिस इज़ अबाउट कि आपके डिबेट करने लग जाएंगे एक दूसरे से, या फिर वो अपने गोल्स के बारे में, डिज़ायर्स के बारे में बात करेंगे कि तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर, कि तुम्हारी क्या सोच है इसके ऊपर, तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम्हारे प्लान्स क्या है, हाँ तुम कितने एम्बिशियस हो, हाँ तुम्हारा पॉलिटिकल व्यू क्या है इस बारे में। तो ये सब इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्ट करते हैं, वो होगा तो चीज़ें आगे बढ़ेगी। फिर एक होता है और एक फिज़िकल इंटीमेसी। नहीं, फिज़िकल इंटीमेसी सिर्फ सेक्स नहीं होता है, फिज़िकल इंटीमेसी कुड ऑल्सो बी होल्डिंग हैंड्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे टच आ गया, दैट इज़ फिज़िकल इंटीमेसी। सिंपली होल्डिंग हैंड्स, सिंपली देखते हैं कि लड़के यहाँ पे किस करते हैं फोरहेड पे, वो एक फॉर्म ऑफ फिज़िकल इंटीमेसी। और लड़की को अच्छा लगता है कि वाह मुझे स्मूच नहीं किया, मुझे आज फोरहेड पे किस मिला है, ऐसे। या सिर्फ कर्ल करके बैठना या एकदम चिपक के बैठना। तो फिज़िकल इंटीमेसी सेक्सुअल भी हो सकता है और नॉन सेक्सुअल भी। तो अगर हम ऐसा देखा जाए, ये वन ऑफ द मोस्ट नोन फॉर्म्स ऑफ इंटीमेसी है। ऐसे बहुत सारे और हैं, क्रिएटिव इंटीमेसी हो सकती है, या देयर इज़ वन मोर कि व्हाट इज़ इट कॉल्ड, कि ऐसी इंटीमेसी लोग बिल्ड करते हैं थ्रू ट्रैवलिंग, बीइंग एडवेंचरस, डूइंग हॉबीज टुगेदर, पार्टिसिपेटिंग इन अ सर्टेन गेम टुगेदर, तो उससे भी वो बढ़ती है। इसका कोई नाम है, एक्सपेरिमेंटल और समथिंग लाइक दैट, एक्सपीरियंशियल या एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी। सी, आपको ये पता है? नहीं, आई नो द वर्ड बट आई डोंट नो इफ इट्स अ फॉर्म ऑफ इंटीमेसी। हाँ, एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी, कि उनका कनेक्शन तब ग्रो होता है जब वो सेम साथ में वो चीज़ें करते हैं जो दोनों को करना अच्छा लगता है। हाँ, और कुछ ऐसे कपल्स हैं मैंने फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बाहर कॉफ़ी पीने जाना अच्छा लगता है, सो आई वुड कि हाँ न्यू रेस्टोरेंट्स पे जाना है, या किसी पेंटिंग वाले वर्कशॉप्स कर लिए, या हमने घूमने साथ में चले गए, शॉपिंग साथ में चले गए, तो इससे उनकी इंटीमेसी बिल्ड होती है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट नोन फॉर्म्स है। सो हम फिजिकल इंटीमेसी की बात कर रहे थे, विल टॉक अबाउट किस अ बिट। सो व्हेन यू किस अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप पहली बार किसी को किस करते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए व्हेन यू आर किसिंग अनदर पर्सन पहली बार? मुझे लगता है यार, तुम्हारा मन है और कंसेंट है और सिर्फ किस ही करना है, तो इसमें इतना क्या सोचना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको किस करना है, यू गो एंड डू इट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं रखना है। इतना ही है कि दोनों रेडी है, इट्स ऑल वेल एंड गुड। पर कंसेंट हमेशा पूछनी चाहिए या समटाइम्स इट्स गिवन? कंसेंट एक तो कम्युनिकेशन के थ्रू पूछा जा सकता है, दूसरा है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, कि क्या वो आपको हिंट्स दे रहे हैं, क्या वो आपके टुवर्ड्स लीन हो रहे हैं, या आपसे प्यार से बातें कर रहे हैं, या आपको बातों बातों में बता दिया है कि आई थिंक वी शुड किस, या यू कुड बी अ गुड किसर, आई एम अ गुड किसर, हिंट दे रहे हैं, हाँ आई एम दिस। तो उनके वो बॉडी लैंग्वेज से समझने की कोशिश की है, थोड़े टची हो रहे हैं, थोड़े से टची हो रहे हैं, पर बेटर ये रहेगा कि एक बार उनसे पूछ लीजिए कि यू नो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि व्हाट इफ अगर हमने किस किया, व्हाट वुड यू डू, ऐसे उनको पूछ के देखिए। पर अगर कुछ लोग डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, लाइक कैन आई किस यू, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो वो उससे मोमेंट किल हो जाती है समटाइम्स। हाँ, इससे ये हो सकता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली अगर वो एकदम से ही कहीं से आया है कि हम कहीं और बैठे हैं, हम मेरे दिमाग में चल नहीं रहा है, और एकदम से उसने बोल दिया, तो फिर वो हो सकता है कि शील से नो। नहीं, बट अगर माहौल बन गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पहले बताया कि अगर वो टची हो रहे हैं या थोड़ा हिंट दे रहे हैं, अगर वो सब हो गया, उसके बाद भी इज इट अ गुड वे टू आस्क समवन? यस, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज हिंट्स। हाँ, आई मीन सी आस्किंग इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर ये सारे हिंट्स आपको मिल रहे हैं एंड देन यू आर आस्किंग, देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर अगर ये हिंट्स आपको कभी मिले ही नहीं है और फिर आप पूछ रहे हो, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। शी विल बी लाइक, और दैट पर्सन विल बी लाइक नो,
स्टे अवे, तो वो एक टर्न ऑफ हो जाएगा। टर्न ऑफ हो सकता है अगर आपको कभी पहले हिंट्स मिले ही ही नहीं नहीं है। अगर पहले से ही मिले देन आई थिंक इट्स गुड, पर पूछना इज़ अ गुड थिंग। इंस्टेड ऑफ अज्यूम करके डायरेक्टली किस करके लपड़ आपको मिलेगा, उससे अच्छा आप पूछ लो। एंड हाउ कॉमन इज STDs इन टुडेज डे एंड एज? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज़ के बारे में वैसे ही बहुत कम बात की जाती है, पर ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि लोग कॉन्डम यूज़ करना नहीं जानते हैं। बताया तो गया है कि इम्पॉर्टेंट है, पर फिर भी वो यूज़ नहीं करेंगे। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी प्रेफर करते हैं कि वो कॉन्डम यूज़ करें क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और डिजीज़ इतना डेंजरस हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकते हैं HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वायरस है जो लोगों में पाया जाता है। ये स्प्रेड होता है ओरल सेक्स से, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से और कॉन्डम नहीं यूज़ करने से। फिर दूसरे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं जैसे कि गनोरिया, क्लैमिडिया, हर्पीस। तो इसमें क्या होता है कि आपके जेनिटल्स में मतलब वजाइनल में से डिस्चार्ज आएगा अजीब सा। आपके मतलब पीनस वजाइना एक पर्सन के जेनिटल से डिस्चार्ज आएगा। वो कुड बी डिफरेंट इन कलर, या एक फिशी सा स्मेल आएगा, या यूरिन करते वक्त बर्निंग सेंसेशंस होंगे, पेन होगा, या पेल्विस में पेन होगा, या ब्लिस्टर्स आएंगे आपके जेनिटल्स के अराउंड। ये किसके सिम्टम्स है? ये हर्पीस के हो सकते हैं, बट बाकी यूरिन के वक्त बर्न होना या स्क्रैच करना, सोर होना, आपका एनल सोर हो सकता है, आपके जेनिटल्स या आपका प्राइवेट पार्ट सोर हो सकता है। ये कॉमन कुछ सिम्टम्स है। पर HPV का अगर देखा जाए तो HPV इवेंचुअली पहले डिटेक्ट नहीं होता है, बाद में पता चलता है कि ये वायरस बॉडी में कब से है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सेक्स कर रहे हो वेल एंड गुड, बट यूज़ कॉन्डम्स, और हर 6 मंथ से लेके या 1 साल के बाद हमेशा टेस्ट करवाइए और देखिए कि आपके टेस्ट क्लियर है या नहीं, क्योंकि कुछ इन्फेक्शंस है जो सुधारे जा सकते हैं, पर एक पॉइंट के बाद अगर वो बढ़ गए तो उसको ठीक नहीं कर सकते। वो HIV में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, विच इज़ इनक्योरेबल। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मतलब HPV वायरस से इवेंचुअली कैंसर भी हो सकता है। अब वो हो सकता है सर्वाइकल कैंसर या एनस कैंसर, पिनाइल कैंसर, थ्रोट कैंसर भी हो सकता है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि इसके वैक्सीन्स अब मिलते हैं, अवेलेबल है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपके डॉक्टर को, गायनेक को, एंड्रोलॉजिस्ट को या यूरोलॉजिस्ट को आपकी हिस्ट्री पता है तो आपको बताएंगे कि कुछ टेस्ट्स रन करवाने हैं, नहीं करवाने हैं, और फिर आप वैक्सीन्स ले सकते हो। इसके 3 डोसेज होते हैं। ये पहले रेकमेंड तो यही किया जाता है कि आप जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना इसे जल्दी ले लो। मतलब ये रेकमेंडेड है फ्रॉम 9 to 14 ईयर्स ओल्ड, बचपन में ही, क्योंकि ये इवेंचुअली सेक्सुअल कांटेक्ट तो होता ही है, या स्किन टू स्किन भी ये स्प्रेड होता ही तो है। ये जेनेटिक्स में भी होता है? इज इट लाइक नहीं, जेनेटिक्स में नहीं, अगर कहीं से आया है तो ये कहीं जाएगा। ओके, जेनेटिकल नहीं बोल सकते इसे। पर अगर आपकी एज 14 एंड अबव है तो आप 45 ईयर्स ओल्ड तक इस वैक्सीन को ले सकते हो, पर जितना जल्दी लोगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इसके 3 डोसेज होते हैं और बीच में डॉक्टर आपको कुछ मंथ्स का गैप देते हैं और उससे आपको फॉलो करना है और इस वैक्सीन को लेना है। तो अगर आपने नहीं करवाया है, लोगों ने नहीं करवाया है, प्लीज़ जाके डॉक्टर से बात कीजिए और इस वैक्सीन को लीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत कॉमन वायरस है। सो ये वैक्सीन आप बिना अभी आपको इन्फेक्शन ना भी हुआ तब भी आप ले सकते हैं? हाँ, इन्फेक्शन ना हो तब ले सकते हैं। अगर इन्फेक्शन है और किस स्टेज में वो इन्फेक्शन है, अभी इफ़ेक्टिव है नहीं है, तो डॉक्टर मना कर देंगे, क्योंकि फिर वो भी जानना ज़रूरी है ना कि इफ़ेक्टिव है या नहीं, या किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है। अगर मेरे में वो वायरस जाता है, ऐसा कभी नहीं होगा, पर अगर ऐसा हुआ तो क्या मेरी बॉडी फाइट करेगी, मेरे इम्यून सिस्टम उससे फाइट करके ख़त्म कर देगा, नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम पे। या किसी में वो रह जाएगा और 5 साल बाद डिटेक्ट होगा, तो वो बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड आज हमने जो भी बात करी उससे उनकी सेक्स लाइव्स और भी अच्छी हो जाएंगी, एंड दे कैन मैं यही चाहती हूँ कि आप सबकी सेक्स लाइफ अच्छी हो जाए और सेक्स को आप नॉर्मली देखने की कोशिश करो, ना कि ऐसा कुछ जो बिल्कुल गंदा है या
सिंफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। और उनके जो कनेक्शंस हैं वो और भी स्ट्रॉन्गर Yes, हो जाएं very much. और वो विच कैन लीड टू हैप्पी लाइव्स। सो थैंक Yes. यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। सो Thank you so much for inviting me.